अध्याय 401 जीवन के शिखर पर प्रवेश करें। अध्याय 401 जीवन के शिखर पर प्रवेश करें। जियांग मुये ने नेटवर्क चैट्स देखी और प्रभावित नजर आया। उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने निंगक्षी के कंधे पर थपथपाया। निंग शियाओक्षी, शाबाश शाबाश, मुझे राहत मिली है। लगता है तुमने मेरी सलाह मान ली। बुरा नहीं है, ऐसे ही लगे रहो। निंगक्षी ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर लिंग झिझी को उत्सुकता से देखा। बहन झिझी, क्या आपको लगता है कि इसे संभालने का मेरा तरीका बहुत हाई प्रोफाइल था? लिंग झिझी ने कुछ सेकंड रुककर उसे जवाब दिया। उस स्थिति में आप लगभग दोषरहित थीं, लेकिन यह निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा हाई प्रोफाइल था। लिंग झिझी की चिंता जायज थी क्योंकि पूरी कंपनी जानती थी कि सू यिमो को लू कॉर्पोरेशन के किसी व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। लू जिंगली के साथ निंगक्षी के अच्छे संबंध के बावजूद यह अभी भी खतरनाक लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि निंगक्षी के पंख उगने से पहले ही टूट जाएंगे। साथ में बिताए इतने समय के बाद वह सचमुच इस लड़की की कद्र करती थी और उसे अच्छी तरह से विकसित और संवारना चाहती थी। जियांग मुये ने लिंग झिझी पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि वह किस बात को लेकर चिंतित है। फिर उसने कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निंगक्षी के पास भी कोई है जो उसका साथ दे रहा है। सच कहूं तो वह सू से कहीं बेहतर है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, निंगक्षी ने एक सेब उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। अपना सेब खाओ। जब महिलाएं बात कर रही हूं तो बीच में बोलना बंद करो। जाओ और एक तरफ खड़े हो जाओ। जियांग मुये ने सेब बाहर निकाला। निंग जियाओशी, क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? निंगक्षी ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, मैं वास्तव में नहीं चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जाने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। जियांग मुये ने जल्दी से कहा, मैं बस अपना सेब खाऊंगा। निंगक्षी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर लिंग झिझी की ओर मुड़ी। बहन झिझी, जब तुम उसे संभाल रही थी तब क्या वह एक बदमाश था और हमेशा तुम्हारे लिए परेशानी लेकर आता था? लिंग झिझी ने आंखें सिकोड़कर याद करने की कोशिश की। कुछ इसमें बहुत परेशानी होगी। निश्चिंत रहो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह इसे वापस ले ले। जियांग मुये अपने दांत पीस रहा था। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए वह केवल गुस्से में अपने सेब को चबा सकता था। किसी दिन बदला मिलेगा। ओह हाँ बहन झिझी, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। निंगक्षी ने उत्साहित होकर उससे कहा। यह क्या है? लिंग झिझी ने पूछा। बहन झिझी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट दिलाओ, मैं काम करना चाहती हूँ। निंगक्षी लगातार विनती कर रही थी। लिंग झिझी ने संदेह से कहा, इतनी जल्दी? आपकी पिछली नौकरी कठिन थी, इसलिए मैंने आपके लिए 1 महीने की छुट्टी निर्धारित की। निंगक्षी ने हाथ मलते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी हूँ। मैं काम करना चाहती हूँ और पैसा कमाना चाहती हूँ, ढेर सारा पैसा। फिर मैं एक दुर्लभ बिल्ली पालूंगी, एक आलीशान घर में रहूंगी, चैरिटी के लिए एक शानदार कंपनी खोलूंगी और अपने जीवन के शिखर पर पहुंचूंगी। जियांग मुये हंसा। हा, जीवन का शिखर, है ना? फिर तुम युवा, अमीर और सुंदर से शादी करोगी। निंग जियाओशी, क्या तुम नशे में हो? ये थोड़ा डरावना था क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। लिंग झिझी मुस्कुराई। उसे वाकई उसके एनर्जाइजर बनी वाले रवैये की बहुत तारीफ हुई, लेकिन उसका विवेकशील हिस्सा फिर भी सलाह दे रहा था, काम के प्रति तुम्हारा रवैया सम्मानजनक है, लेकिन नहीं, 1 महीने बाद द वर्ल्ड की पोस्ट प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हें फिल्म के प्रचार के लिए अलग अलग शहरों में घूमना शुरू करना होगा। तब तक बहुत थकान हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी आराम करो। ओह, निंगक्षी ने निराश होकर नीचे देखा। अध्याय 402 लू जिंगली से ऊपर वाला। अध्याय 402 लू जिंगली से ऊपर वाला। लिंग झिझी ने आगे कहा, लेकिन आपको इस महीने कुछ और न करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी कुछ कीमती समय है। गेम एंडोर्समेंट की शूटिंग के अलावा मैं आपके लिए कुछ स्क्रिप्ट चुन रहा हूँ। आज शूटिंग के बाद मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा, घर जाकर इन्हें अच्छी तरह देखना और जो तुम्हें पसंद आए उसे चुन लेना। मैं लाइव शो जैसे काम भी ढूंढूंगा। जब उसने सुना कि पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट हैं, तो निंगक्षी फिर से उत्साहित हो गई। ठीक है, धन्यवाद बहन झिझी, आप सबसे अच्छी हैं। जियांग मुये ने अपनी बाहों पर उभरे रोंगटे को रगड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारी चापलूसी बंद हो गई? क्या अब हम जा सकते हैं? जाओ जाओ जाओ, चलो कुछ पैसे कमाओ। कुछ समय बाद वे गेम कंपनी के स्टूडियो में पहुंचे। ठीक है, और भी करीब, और भी करीब। सुश्री निंग, आपको और अधिक स्ट्रेन होना होगा, ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे आप सचमुच निर्भर हैं। नहीं नहीं नहीं, यह अभिव्यक्ति और अधिक स्ट्रेन नहीं है। फिल्म स्टार जियांग, तुम वाकई बहुत सख्त हो। थोड़ा नर्म। हाँ, मुझे और भी ज्यादा भावनाएं दो, और भी नर्म। फोटोग्राफर के अनुरोध को सुनकर निंगक्षी ने दर्द से मुंह बनाते हुए अपने शरीर को जियांग मुये की बाहों में सिकोड़ लिया, जो एक आकर्षक पारंपरिक पोशाक पहने हुए था। धिक्कार है, ये पैसा कमाने के लिए मुझे जो त्याग करना होगा वह बहुत बड़ा है। एक आकर्षक तलवारबाज की पोशाक पहने जियांग मुये ने शिकायत की। तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच ऐसा चाहता हूँ? मैं तो तुम्हें मुझे पीटने देना चाहता हूँ। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार शूटिंग पूरी हो गई। हालांकि अभी अंत नहीं हुआ था। इसके बाद एक प्रमोशनल वीडियो आना था और उन्हें कुछ रातों तक अपने गेम प्ले को स्ट्रीम करना था। सचमुच पैसा कमाना इतना आसान नहीं था। लानत है निंग जियाओशी, तुम्हारे साथ विज्ञापन शूट करना किसी फाइट सीन शूट करने से भी ज्यादा थका देने वाला है। मैं वापस सोने जा रहा हूँ, अलविदा। जियांग मुये रेंगते हुए वापस कार में बैठ गया। निंगक्षी भी बहुत थकी हुई थी,
लेकिन स्क्रिप्ट के बारे में सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बहन झिझी, स्क्रिप्ट। लिंग झिझी ने परेशान भाव से उसके लिए स्क्रिप्ट का एक डेट निकाला। मैं तुम्हें ये अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खाली समय है। मुझे वास्तव में प्रबंधन से अनुमति लेनी है, लेकिन दूसरे मास्टर अचानक किसी एकांत द्वीप पर छुट्टी मनाने चले गए हैं और मैं अभी उनसे संपर्क नहीं कर सकता। निंगशी आश्चर्यचकित थी। लू जिंगली पहले उन स्क्रिप्ट्स को देखेगी जो मैं लिख रही हूँ। लिंग झिझी ने सिर हिलाया। दूसरे मास्टर ने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इसे लू कॉर्पोरेशन के प्रभारी व्यक्ति को दिखाना होगा। यह अच्छी बात है कि उन्होंने वास्तव में आप पर ध्यान दिया। निंगशी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। लू कॉर्पोरेशन के प्रभारी व्यक्ति, क्या ये बॉस हो सकता है? जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, इसकी संभावना बढ़ती गई। खैर, उसे यहाँ रखने का विचार लू टिंगजियाओ का ही था। शायद वह उन फिल्मों के विषय को नियंत्रित करना चाहता था जिनमें वह शामिल होती। तो फिर दूसरे मास्टर की छुट्टी कितनी लंबी है? लिंग झिझी ने आह भरते हुए कहा। 3 महीने। क्या? निंग शी चिल्लाई। 3 महीने? कछुआ भी मर जाएगा। वह इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो सकता है? अगर वह वापस नहीं आया तो मैं फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं कर पाऊंगी। लिंग झिझी ने असहाय भाव से सिर हिलाया। प्रक्रिया के अनुसार यह इसी तरह होना चाहिए। मुझे भी अब सिरदर्द हो रहा है। मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भयानक सपना! ये कैसे हो सकता है? वह फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी, वह पैसा कमाना चाहती थी। निंगशी बहुत निराश हो गई। तभी उसे अचानक कुछ सूझा। उसने सावधानी से पूछा, बहन झिझी, चूंकि हम लू जिंगली से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सीधे लू जिंगली के ऊपर वाले से संपर्क कर सकते हैं? अध्याय 403। ये स्क्रिप्ट रोमांचक है। अध्याय 403। ये स्क्रिप्ट रोमांचक है। लू जिंगली के ऊपर वाला? लिंग झिझी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये तो हद पार करने जैसा होगा। मुझे डर है कि सेकंड मास्टर को ये पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा लू कॉर्पोरेशन के लोगों से हम जैसे तुच्छ कर्मचारी इतनी आसानी से संपर्क नहीं कर पाते। निंग शी मुस्कुराई। बहन झिझी, सीमा पार करना भले ही वर्जित हो, लेकिन अगर कोई और होता तो मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन हम दूसरे मास्टर की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति होगी? लिंग झिझी ने इसके बारे में सोचा। ठीक है। निंग शी समझ गई। लिंग झिझी चीजों को बहुत सावधानी से संभाल रही थी, इसीलिए उनकी जोड़ी इतनी अच्छी थी और वे एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाने में भी कामयाब रहे। फिर उसने कहा, बहन झिझी, अगर तुम्हें दूसरे मालिक की चिंता है तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ तक निगम के किसी व्यक्ति से संपर्क करने की बात है, संयोग से मैं सेकंड मास्टर के माध्यम से एक सहायक को जानता हूँ। मैं उससे मेरी ओर से एक संदेश भेजने और स्थिति समझाने के लिए कह सकता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और वैसे भी इस बार यह एक विशेष मामला है। अगर उसे सचमुच 3 महीने तक इंतजार करना होता तो वह चाकू लेकर द्वीप पर जाती और लू जिंगली को मार देती। लिंग झिझी ने इसके बारे में फिर से सोचा और फिर यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं होगी, उसने सिर हिलाया। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, निंग शी ने खुशी से जवाब दिया। जैसे ही उसने अपना मुखौटा और धूप का चश्मा पहना, फिर मैं वापस जाकर स्क्रिप्ट पढ़ूंगी। मैं जल्दी से अपनी पसंद की एक स्क्रिप्ट चुनूंगी। ठीक है, वापसी में ध्यान रखना। लिंग झिझी ने यह भी बताया, यह वाकई परेशानी की बात है कि तुम्हारे पास कोई परिवहन नहीं है, लेकिन बस कुछ दिन धैर्य रखो। द वर्ल्ड प्रसारित होने के बाद मैं तुम्हारे लिए कंपनी की कार का इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद बहन झिझी, तुमसे प्यार करता हूँ। घर वापस आने के बाद निंग शी अपने बिस्तर पर बैठ गई और स्क्रिप्ट देखने लगी। लिंग झिझी ने जो भी पटकथाएं चुनी थीं, वे सभी बहुत अच्छी थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे सभी उसके अनुकूल थीं। कलात्मक फिल्मों में विशेषज्ञता रखने वाले लिंग मन्यू के बिल्कुल विपरीत, लिंग झिझी की योजना व्यावसायिक और विश्वसनीय रास्ते पर चलने की थी। उन्होंने जो पटकथाएं चुनी थीं, वे उच्च गुणवत्ता वाली थीं और उनमें व्यावसायिक संभावनाएं थीं। निंग शी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी जब आधी रात हो गई। हर तरह की शैलियां उपलब्ध थीं, रोमांस, कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर और द वर्ल्ड जैसी पारंपरिक शैलियां भी। सभी स्क्रिप्ट अच्छी थीं, लेकिन किसी वजह से निंग शी की उनमें रुचि नहीं जगी। द वर्ल्ड जैसी शानदार पटकथा कोई और नहीं थी जो उन्हें वास्तव में उत्साहित कर सके। निंग शी ने फिर से किताबें पलटीं और अंत में उसकी नज़र एक स्क्रिप्ट पर पड़ी जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया। स्क्रिप्ट का नाम था आई ओनली लाइक यू। शुरू में तो उसे यह एक साधारण रोमांस ड्रामा लगा, इसलिए उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने इसे एक तरफ रख दिया। लेकिन उसने जो भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी वे सभी वास्तव में रचनात्मक थीं और उनमें कुछ अनूठी बातें थीं। तो शायद ये स्क्रिप्ट भी विशेष हो। जब निंग शी ने इसके बारे में सोचा तो उसने स्क्रिप्ट को फिर से उठाया। इसे पढ़ने के बाद उसका चेहरा प्रकाश स्तंभ की तरह चमक उठा। बहुत खूब, ये स्क्रिप्ट रोमांचक थी और उसने तो पहले ही इसे एक तरफ फेंक दिया था। क्या गलती है? ये पटकथा वास्तव में एक आम लोकप्रिय रोमांस ड्रामा थी और इसमें कथानक में घिसे पिटे सीओ का भी प्रयोग किया गया था। इसमें जो बात अलग थी वह ये थी कि इसमें मुख्य भूमिका पुरुष प्रधान नहीं थी, बल्कि मुख्य भूमिका क्रॉस ड्रेसिंग महिला प्रधान थी। अध्याय 404 विशेषज्ञ फ्लटर। अध्याय 404 विशेषज्ञ फ्लटर। संक्षेप में, नायिका एक धनी परिवार से थी, बल्कि उस इलाके के सबसे धनी परिवार से। उसके दादा के 2 बेटे थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों के लिए संतान पैदा करना मुश्किल था, इसलिए उनके व्यवसाय को विरासत में देने वाला कोई नहीं था। अंततः नायिका की मां गर्भवती हो गई और स्कैन के परिणामों से पता चला कि गर्भ में लड़का होगा।
परिवार बहुत खुश था। उसके बाद जो हुआ वह लगभग तय था। 9 महीने बाद बच्चा लड़की निकला। हर कोई हैरान था। नायिका की मां आत्मा दोष और तनाव को सहन नहीं कर सकी, इसलिए पिता की मंशा के अलावा कि बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिले, उन्होंने अपने बच्चे को क्रॉस ड्रेस कराने का निर्णय लिया। वह 20 साल से अधिक समय तक क्रॉस ड्रेसिंग करती रही। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि नायिका इतने लंबे समय तक अपना राज कैसे छिपाए रख सकती है। फिर भी इस तरह के नाटकों को काम करने के लिए तर्क की जरूरत नहीं होती। खैर, इस विषय ने निंगकसी की रुचि बढ़ा दी। सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग वाला हिस्सा ही नहीं, मुख्य महिला का व्यक्तित्व भी दिलचस्प था। विशेषज्ञ, फ्लटर, चंचल, रोमांच पसंद करने वाली। अब जब उसने इसे अच्छी तरह से देख लिया था तो यह उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया चरित्र था। मुख्य पात्र का व्यक्तित्व भी कुछ खास बुरा नहीं था। वह मुख्य पात्र का सहायक बटलर था, वफादार और दयालु। मुख्य पात्र के दादा ने उसे मुख्य पात्र पर नजर रखने के लिए रखा था, इसलिए मुख्य पात्र शुरू में उससे नफरत करता था और उसके साथ तरह तरह के मजाक करता था। साथ बिताए समय के दौरान ही उनके बीच चिंगारी पैदा हुई। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, बस यही है। फैसला लेने के बाद वह इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह सबसे पहले वह लिंग झिझी से मिलने उसके ऑफिस गई। बहन झिझी, मैंने एक चुन लिया है। लिंग झिझी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये तो बहुत जल्दी हो गया। तुम्हें कौन सा पसंद है? यह वाला। निंगशी ने स्क्रिप्ट को लिंग झिझी को खजाने के टुकड़े की तरह सौंप दिया। लिंग झिझी ने इसे लिया और इसे देखा। आई ओनली लाइक यू निश्चित रूप से एक गर्म विषय की तरह लगता है और यह वर्तमान में लोकप्रिय उपन्यास से रूपांतरित किया गया है। हाँ, यही है। लिंग झिझी ने कुछ देर सोचा, फिर विश्लेषण किया। क्या तुम्हें सच में यही चाहिए? इस प्रोजेक्ट में ज्यादा निवेश नहीं हुआ है, सिर्फ लगभग $1 करोड़। बेशक यह कोई छोटी रकम नहीं है। जब मैंने इसे चुना था तो मैं सोच रहा था कि यह तुम्हारे मौजूदा नजरिए से मेल खाता है और तुम इस तरह के नाटक के लिए बिल्कुल सही लग रहे हो। लेकिन मैं कोई भी नाटक चुनने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि तुम पर बिना अभिनय के एक और आदर्श का ठप्पा लग सकता था और इससे द वर्ल्ड में बनी तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। यह वाकई किसी के भी अभिनय कौशल के लिए एक चुनौती है। निंगशी ने सिर हिलाया। बहन झिझी, तुम बिल्कुल सही हो। लिंग झिझी ने उसकी तरफ देखा। सच कहूं तो मुझे थोड़ी हैरानी है कि तुमने अपनी शक्ल सूरत के बावजूद इसे चुना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम क्रॉस ड्रेसिंग कर सकती हो? अगर तुम इसे नहीं कर सकती और बहुत ज्यादा स्त्रीण व्यवहार करोगी तो ये बहुत बनावटी लगेगा और दर्शक तुम्हें नापसंद कर सकते हैं। हो सकता है कि अंत में यह एक असफल प्रोजेक्ट भी बन जाए। पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं। मुझे यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस जाकर पुरुषों के कपड़े पहन लूं? निंगशी घर वापस भागने के लिए तैयार थी। लिंग झिझी मुस्कुराया। ये ठीक है, जब तक आप आश्वस्त हैं, मुझे आप पर विश्वास है। दरअसल द वर्ल्ड में एक छोटा सा किरदार था जिसमें निंगशी ने जनरल का किरदार निभाया था और वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी और मर्दाना आभा बिखेर रही थी। अगर वो सच में क्रॉस ड्रेसिंग करती तो ये मुश्किल जरूर हो सकता था, लेकिन नामुमकिन नहीं। निंगशी भावुक हो गई और उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, बहन झिझी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। मैं अब निगम के लोगों से संपर्क करूंगी। हम ठीक है। अध्याय 405। बॉस की आवाज इतनी कोमल हो सकती है। अध्याय 405। बॉस की आवाज इतनी कोमल हो सकती है। निंगशी खुशी खुशी कंपनी से चली गई और चलते चलते लू टिंगजियाओ को मैसेज भेजती रही। तांग जियाओ शी, बॉस, क्या आप अभी उपलब्ध हैं? मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। उसी समय लू कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक कार कारखाने में शीर्ष प्रबंधकों का एक समूह काले सूट पहने भावशून्य चेहरे वाले बड़े बॉस को घेरे हुए था। फैक्ट्री प्रमुख फैक्ट्री में मौजूद उच्च तकनीक वाले उपकरणों का परिचय देते हुए लगातार बड़बड़ा रहा था और अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा था। आधे रास्ते में एक फोन की घंटी बजी जो किसी टेक्स्ट मैसेज की टोन जैसी लग रही थी। लू टिंगजियाओ ने संदेश को देखा, फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर संकेत दिया कि वह कुछ देर शांत रहना चाहता है। फैक्ट्री प्रमुख तब तक बोल रहे थे जब तक डिप्टी ने उन्हें रुकने के लिए याद नहीं दिलाया। जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस ने टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद फोन कर दिया तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये कोई आपातकालीन स्थिति हो सकती है? दूसरी तरफ निंगशी चिंतित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू टिंगजियाओ व्यस्त है या वह उसे परेशान कर रही है। कुछ सेकंड बाद लू टिंगजियाओ ने फोन किया। निंगशी ने जल्दी से कहा, बॉस, क्या हो रहा है? लू टिंगजियाओ के पास खड़े मैनेजर चौंक गए जब उसने बोलना शुरू किया। उसने किसे बुलाया था? क्या उसकी आवाज हमेशा इतनी ही मधुर थी? अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम अभी बात करने के लिए फ्री हो? निंगशी ने पूछा। हाँ, जरूर। लू टिंगजियाओ के आसपास मौजूद हर कोई अवाक था। ओह, मैंने असल में अपनी अगली परियोजना के लिए स्क्रिप्ट चुन ली है, लेकिन मेरे लिए उसे सत्यापित करने वाला कोई नहीं था। सेकंड मास्टर छुट्टी पर चले गए हैं और हम उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और मैंने सुना है कि वे 3 महीने बाद ही वापस आएंगे। लू टिंगजियाओ तुरंत समझ गई। मैं इस समय अपनी एक कार कंपनी का निरीक्षण कर रही हूँ और काम पूरा कर रही हूँ। आप कंपनी में मेरा इंतजार कर सकते हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। सब फिर चौंक गए। बॉस ने आज सचमुच बहुत सारे शब्द बोले। फैक्ट्री का मुखिया तो हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि पहले तो उसने इतनी बातें की थी और जवाब में सिर्फ एक शब्द ही मिला था, जो ममम था। समाप्त से उनका क्या मतलब था? उन्हें अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी था। आप निरीक्षण कर रहे हैं, फिर भी आपने कहा कि आप स्वतंत्र हैं। निंगशी ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं कंपनी में तुम्हारा इंतजार करूंगी।
लू टिंगजियाओ ने धीरे से कहा। फिर उसने अपने निजी सहायक चेंग फेंग की ओर देखा और कहा, जियोफोन को सीधे मेरे कार्यालय में लाने की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। चेंग फेंग काफी देर से लू टिंगजियाओ के साथ था और जब उसने इस लहजे में बात की तो उसे पता चल गया कि बॉस सुश्री निंगशी से बात कर रहे हैं। उसने जल्दी से उसकी बात मान ली और फोन कर दिया। अरे सचिव फेंग, मैं चेंग फेंग हूँ। सहायक चेंग, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बाद में सुश्री निंग सीईओ लू से मिलने जाएंगी। कृपया उन्हें सीधे उनके कार्यालय में ले आएं। उफ, क्या उसे सीधे ऑफिस में लाना उचित है? असिस्टेंट चेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मीटिंग रूम नहीं है? सेक्रेटरी फेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या चेंग फेंग गलत है, क्योंकि सीईओ लू के ऑफिस में बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज थे। वह मालिक की मौजूदगी के बिना किसी को अंदर कैसे ला सकती है? अध्याय 406, डेट मिलना। अध्याय 406, डेट मिलना। मुझे यकीन है, बस मेरे निर्देशों का पालन करो। इसके अलावा अतिथि का अधिक स्वागत करो, चेंग फेंग ने याद दिलाया। ठीक है, नोट कर लिया, सचिव ने उत्तर दिया। जैसे ही चेंग फेंग ने अपना फोन कॉल समाप्त किया, उसने देखा कि उसके बॉस ने फैक्ट्री प्रमुख की ओर देखा और कहा, इसे संक्षिप्त रखें, मैं आपको 3 मिनट देता हूँ। फैक्ट्री प्रमुख हैरान रह गया। 3 मिनट? उन्होंने अपने उपन्यास लंबे विवरण को रोक लिया और गंभीरता से सोचने लगे कि अपने 30 मिनट के भाषण को 3 मिनट के विवरण में कैसे संक्षिप्त किया जाए। चेंग फेंग लू टिंगजियाओ के पास वापस गया और फैक्ट्री प्रमुख की दर्दनाक अभिव्यक्ति देखी, जो आहें भर रहा था। आभारी रहें कि आपको 3 मिनट दिए गए। बॉस ने अभी अभी डेट तय की थी और यह चमत्कार ही था कि उसने आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय नहीं दिया। अंत में फैक्ट्री हेड ने लागत और मुनाफे जैसे जरूरी हिस्सों पर जल्दी से नजर डाली। समय में अचानक कमी और बॉस के डरावने चेहरे के भाव के कारण वह बहुत हकला रहा था। जब उसने काम खत्म किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में हर चीज में हार मान ली हो। उसके पास बड़े बॉस के सामने प्रस्तुति देने का एक दुर्लभ अवसर था, फिर भी उसने इसे बर्बाद कर दिया। लू टिंगजियाओ ने अपनी घड़ी की ओर देखा। एक और क्या इसका मतलब ये था कि वह पास हो गया? क्या यह इतना आसान था? चलो कार्यालय वापस चलें। प्रबंधक आश्चर्यचकित थे और वे सभी लू टिंगजियाओ के पीछे चीयरलीडर्स की टीम की तरह बाहर चले गए। लू कॉर्पोरेशन कंपनी लॉबी में निंग शी काउंटर पर गई और बोली, नमस्ते, मैं सीईओ लू से मिलने आई हूँ। पहचाने जाने से बचने के लिए निंग शी ने सफेद मुखौटा पहना था। क्या आपके पास कोई बुकिंग है? सचिव ने बिना सिर उठाए पूछा। नहीं, लेकिन मैं। सचिव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे टोक दिया। मुझे खेद है, अगर कोई बुकिंग नहीं है तो आपको पहले एक बुकिंग करानी होगी, लेकिन आप उनसे तुरंत नहीं मिल पाएंगी। सीईओ लू का 3 महीने का कार्यक्रम व्यस्त है। सीईओ लू से मिलने के लिए हर दिन अलग अलग बहाने लेकर आने वाले बहुत से लोग थे। कुछ लोग तो लगातार कई दिनों तक मुख्य द्वार पर इंतजार करते रहे। सचिव महोदया पहले ही ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुकी थीं, इसलिए वह बिना किसी बुकिंग के लोगों को हमेशा मना कर देती थीं। लेकिन मैंने सीईओ लू से पहले ही बात कर ली है। हाँ, उससे बात की? कौन हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे सीधे बात कर सकती हो? सेक्रेटरी ने मन ही मन सोचा। जैसे ही सचिव उसे जवाब देने वाली थी, उसे अचानक चेंग फेंग की कॉल याद आ गई। रुको मिस, आपका उपनाम क्या है? मैं सुश्री निंग हूँ। सचिव ने तुरंत स्वागतपूर्ण रवैया अपनाया और बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं सुश्री निंग हूँ। सहायक चेंग ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है। मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। सचिव के रवैये में आए बदलाव को देखकर निंग शी अवाक रह गई। धन्यवाद। सचिव उस महिला को देख रहा था जबकि वह आगे बढ़ रही थी। उसने एक मुखौटा पहना था, कितना गुप्त। जब उसे फोन पर असिस्टेंट चेंग का लहजा याद आया तो ऐसा लगा जैसे इस महिला का सीईओ लू के साथ कोई खास रिश्ता था। यह उन अफवाहों के अलावा था कि कैसे बॉस को आखिरकार एक महिला मिल गई थी। अफवाहों में ये भी कहा गया कि वह महिला वर्तमान लोकप्रिय कलाकार सु यिमो थी। क्या यह वह हो सकती है? लेकिन उनके पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सु यिमो की शैली है। सुश्री निंग, ये यहाँ है, कृपया अंदर आइए, मैं आपके लिए एक कप चाय लाती हूँ। धन्यवाद। निंग शी ने लू टिंगजियाओ के कार्यालय में जाने से पहले उसे धन्यवाद दिया। अध्याय 407, शैतान का अचानक परिवर्तन। अध्याय 407, शैतान का अचानक परिवर्तन। निंग शी कमरे के बीच में खड़ी होकर उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। ये लू टिंगजियाओ के कार्यालय में उसका पहला अवसर था। कमरा बिल्कुल मालिक की शैली जैसा ही था। सब कुछ ठंडे रंगों में था, जिसमें धातु और कांच का भरपूर इस्तेमाल था, लेकिन इनमें से कोई भी चीज गर्म नहीं लग रही थी। निंग शी ने जैसे ही चारों ओर देखा, उसे अचानक ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की आकर्षक और चमकदार आंतरिक सजावट याद आ गई और उसने सोचा कि दोनों भाइयों के बीच कितना बड़ा अंतर है। सचिव वापस आए। सुश्री निंग, आपकी चाय तैयार है, कृपया पहले बैठ जाइए। चाय के अलावा वह कुछ नाश्ता भी लाई थी। धन्यवाद, ये बहुत परेशानी है। आपका स्वागत है। सचिव ने हाथ हिलाया, लेकिन कमरे से बाहर नहीं गया। निंग शी ने चाय का कप उठाया और देखा कि सचिव अभी भी यहाँ है, इसलिए उसने पूछा, श्रीमती सचिव, क्या कुछ और है? बिल्कुल नहीं, अपनी चाय का आनंद लीजिए। सचिव जल्दी से बाहर चला गया। क्या बर्बादी है। वह देखना चाहती थी कि मुखौटे के नीचे कौन है। निंग शी सचिव के इरादे भांप गई और हंस पड़ी। तो लू टिंगजियाओ के कर्मचारियों को भी गपशप पसंद थी। निंग शी सोफे पर बैठ गई, अपना मास्क उतारा और चाय की चुस्की लेने लगी, और जैसे ही उसने चारों ओर नजर घुमाई, उसे एक मोटी एल्बम दिखाई दी। वह क्या था? यह एक साधारण दस्तावेज फोल्डर की तरह नहीं दिखता था। उसी समय लू टिंगजियाओ और उनके प्रबंधक कंपनी के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए थे।
हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर किस जरूरी काम के चलते बॉस ने ऐसा व्यवहार किया। लू टिंगजियाओ कार से उतरकर इमारत में घुसा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पहले वह अधीर था, लेकिन अब उसका चेहरा तूफान की तरह भड़क रहा था, मानो आसमान टूट पड़ेगा। उसे इस तरह देखकर सभी मैनेजर सचमुच डर गए। क्या कंपनी गिरने वाली थी? लू टिंगजियाओ ने अपने कदम तेज किए और लॉबी काउंटर की ओर चल दिया। हाय सीईओ लू। सचिव फेंग ने उन्हें देखते ही जल्दी से उनका अभिवादन किया। क्या वह पहले से ही यहाँ है? लू टिंगजियाओ ने कठोरता से पूछा। वह बॉस के डरावने चेहरे से सेक्रेटरी डर गई। थोड़ी देर बाद ही वह संभली। सीईओ लू, आपका मतलब मिस निंग है? हाँ, वह आपके ऑफिस में पहले से ही आपका इंतजार कर रही है। क्या? लू टिंगजियाओ ने अपनी आवाज ऊंची की। सचिव बहुत डर गई, लगभग रोने की स्थिति में। सीईओ लुइस, क्या कोई समस्या है? सहायक चेंग ने मुझे आपके कार्यालय में आपका इंतजार करने के लिए कहा है। चेंग फेंग भी घबरा गया जब उसने लू टिंगजियाओ के हाव भाव देखे, क्योंकि उसे याद आया कि उसने ही सुश्री निंग को कार्यालय में प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया था। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहों के बीच के क्षेत्र को चुटकी से दबाया। वह वहां कब से है? सचिव कांप रहा था और उसने समय देखा, लगभग 7 या 8 मिनट। लू टिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया और वह लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। सचिव ने जल्दी से चेंग फेंग को रोका। सहायक चेंग, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? आप ही तो थे जिन्होंने मुझे उसे लाने के लिए कहा था। मैंने अभी अभी आपसे इसकी पुष्टि की है। चेंग फेंग भी वास्तव में उलझन में था। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? ज्यादा चिंता मत करो, मैं देखूंगा कि क्या हुआ है और तुम्हें बता दूंगा। प्लीज कर दीजिए। सेक्रेटरी लगभग चिल्ला उठी। इंतजार का 1 सेकंड, तकलीफ का 1 सेकंड था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही लू टिंगजियाओ ने अपनी टाई ढीली की और अपने ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके सभी कर्मचारी उलझन में थे। जो व्यक्ति अभी भागा वह हमारा बॉस जैसा क्यों लग रहा था? अध्याय 408, मुझे लुभाना। मुझे फिर से लुभाना। अध्याय 408, मुझे लुभाना। मुझे फिर से लुभाना। अंततः वह अपने कार्यालय पहुंच गया। धम्म। लू टिंगजियाओ ने बड़ी ताकत से दरवाजा खोला। उसने देखा कि निंग शी लाल रंग की मोटी एल्बम पकड़े हुए सोफे पर चुपचाप बैठी थी। जब उसने देखा कि लड़की एल्बम पकड़े हुए है, तो लू टिंगशी के सामान्य शांत व्यवहार की जगह चिंता की लहर ने ले ली और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांप उठी। निंगशी ने पलकें झपकाईं। लू टिंगजियाओ के अचानक प्रकट होने पर आश्चर्यचकित, जो चिंतित लग रहा था और हौंफ रहा था। उसकी टाई और पोशाक थोड़ी अस्त व्यस्त थी। ओह बॉस, आपको क्या हुआ? लू टिंगजियाओ उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े एल्बम पर टिकी थी। निंगशी ने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ करना, मैंने देखा कि यह यहाँ रखा था और मुझे लगा कि यह कोई गोपनीय चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे उठाया और देखा। फिर उसने जल्दी से एल्बम वापस रख दिया। निंगशी, मेरी माँ ने किसी को इसे वहाँ रखवाया था। मैंने वास्तव में इसे स्वयं नहीं देखा है। लू टिंगजियाओ ने अपनी चिंता छिपाते हुए कहा। ओह, निंगशी ने अपना सिर खुजलाया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ। तुम? लू टिंगजियाओ चीजों को समझाने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए एक विराम के बाद उसने आगे कहा, कृपया नाराज न हो, ऐसा करने का निर्णय मेरे माता पिता का था। मेरा ब्लाइंड डेट पर जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर उन्होंने मेरे लिए इसकी व्यवस्था भी की होती तो भी मैं नहीं जाता। वह उसके संदेश के कारण बहुत उत्साहित हो गया था और इतनी महत्वपूर्ण बात को पूरी तरह से भूल गया था। कंपनी की लॉबी में पहुंचने पर ही उसे याद आया कि ब्लाइंड डेट वाला एल्बम अभी भी ऑफिस में ही है। निंगशी काफी देर पहले ही अंदर गई थी, इसलिए शायद उसने उसे देख लिया होगा। कुछ देर तक उसके शब्दों पर विचार करने के बाद निंगशी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह आश्चर्यचकित हो गई। लू टिंगजियाओ इसके लिए यहाँ पहुंचे, उस क्षण उसे अपने दिल में कुछ गहराई से महसूस हुआ। वह जानती थी कि चीजों को संभव बनाने के लिए उसे बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वह इतनी स्वार्थी नहीं थी कि लू टिंगजियाओ को अंत तक इंतजार करवाए। यदि रास्ते में उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो उसे और भी अधिक पसंद आता, तो वह उसे अपना आशीर्वाद देती। सबसे बुरी स्थिति तो ये थी कि अगर ऐसा हुआ तो उसे एक शादी में जाना होगा। निंगशी ने उस उदास आदमी की तरफ एक कोमल नजर से देखा। लू टिंगजियाओ, असल में तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। वो वाक्य क्या था? बाहर बहुत बड़ा सागर है, तुम्हें बाहर जाकर खुद ही तलाश करनी चाहिए। कौन जाने, हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आ जाए। लू टिंगजियाओ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। निंगशी, कोई और नहीं है, तुम मेरी सागर हो, मेरी पूरी दुनिया हो। निंगशी अवाक रह गई। शैतान को अब सोचने की भी जरूरत नहीं थी, उसके मुंह से निकली हर बात पहले से ही चुलबुली थी। हम अभी इस बारे में बात नहीं करते, तुम्हारा समय कीमती है। इस स्क्रिप्ट पर एक नजर डालो। निंगशी ने जल्दी से स्क्रिप्ट निकाली। लू टिंगजियाओ ने निंगशी की ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह नाराज नहीं है, उसने राहत की सांस ली। रुको। उसने अपनी टाई और कोट उतार दिया और उन्हें कपड़े के स्टैंड पर टांग दिया। उसे सचमुच खुश होना चाहिए था कि वह नाराज नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ी निराशा भी हुई। वह शायद इसलिए नाराज नहीं थी क्योंकि उसे परवाह नहीं थी जब लू टिंगजियाओ नहीं देख रहा था। निंगशी मन ही मन मंत्रोच्चार कर रही थी और उसने लू टिंगजियाओ को अपने कपड़े उतारते हुए देखने से परहेज किया। अरे यार, मुझे बहका रहे हो, मुझे फिर से बहका रहे हो। अध्याय 409, वह स्थान जहाँ शैतान सोया था। अध्याय 409, वह स्थान जहाँ शैतान सोया था। अपना कोट उतारने के बाद लू टिंगजियाओ ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
आप बगल वाले कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली? निंगशी ने सचेत होकर अपनी आंखों के नीचे के हिस्से को छुआ। मैं कल रात बहुत उत्साहित थी। मैंने पूरी रात स्क्रिप्ट पढ़ने में बिता दी। जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। जब मैं सोती हूँ तो बॉस काम करता है, यह अच्छा नहीं लगेगा, है ना? निंगशी को लगा कि ऐसा करना अनुचित होगा। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखा। अगर तुम सो नहीं रही होती तब भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, इसलिए अगर तुम थोड़ी देर के लिए जाकर सो जाओ तो मुझे बेहतर महसूस होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वह जल्दी से शैतान की मेज से दूर हट गई। शैतान अपनी छेड़खानी वाली आभा पर नियंत्रण खो चुका था। निंगशी तेजी से विश्राम क्षेत्र में चली गई। यद्यपि विश्राम कक्ष का डिजाइन सादा और ठंडा था, फिर भी यह थोड़ा गर्म महसूस होता था। शायद इसलिए क्योंकि शैतान पहले यहाँ सो चुका था। अरे रुको, वह जगह जहाँ शैतान सोया था वह यहीं सोने वाली थी। जब वह विचार कर रही थी, उसका फोन बज उठा। एक नया संदेश आया। कैबेजलू, बिस्तर की चादरें नई बदली गई हैं। क्या शैतान की आंखें परमेश्वर की तरह थीं? डरावना। विश्राम कक्ष के बाहर लू टिंगजियाओ निंगशी के चेहरे की कल्पना करते हुए मुस्कुरा रही थी जब उसने उसका संदेश देखा था। बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया और चूंकि निंगशी कल रात बिल्कुल नहीं सोई थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो गई। कार्यालय के अंदर तो माहौल अच्छा और शांतिपूर्ण था, लेकिन बाहर तूफान उठ रहा था। जैसे ही लोगों ने लू टिंगजियाओ को वापस दौड़ते हुए आते देखा, सभी घबरा गए। अरे, इस बार तो मामला सचमुच गंभीर होगा। हमारे बॉस कैसे हैं? वे आमतौर पर शांत और संयमित रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी छवि की परवाह नहीं की और बस इमारत में घुस गए। रिसेप्शनिस्ट के अनुसार वह लॉबी में सचमुच डरावना था। सेक्रेटरी फेंग डर के मारे चिल्लाने लगी। अचानक सभी लोग चेंग फेंग की ओर मुड़े। सहायक चेंग, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो हमसे मत छिपाना। मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। ठीक है, हमें सच बताओ, क्या कंपनी आपातकालीन स्थिति में है? क्या हम अपनी नौकरी खो देंगे? कृपया हमें बताएं, कम से कम हम मानसिक रूप से खुद को तैयार तो कर सकते हैं। अभी अभी एक महिला सीईओ लू के कार्यालय में कुछ दस्तावेज लेकर आई थी। क्या वह बुरी खबर देने आई है? चेंग फेंग लोगों से घिरा हुआ था और स्थिति अराजक थी। कृपया सभी लोग पूछना बंद करें। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। दरअसल उन्हें पूरा यकीन था कि कंपनी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह अभी भी चिंतित था, भले ही यह कंपनी के बारे में नहीं था। विशेषकर चूंकि इसमें सुश्री निंग भी शामिल थीं, इसलिए यह और भी अधिक चिंताजनक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज ढल गया और काम का दिन खत्म हो गया। किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं हुई और ज्यादातर कर्मचारी बस अपनी मेजों पर इंतजार करते रहे। सीईओ के कार्यालय में लू टिंगजियाओ ने विश्राम कक्ष की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह काफी देर से उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने समय देखा और फिर वह स्क्रिप्ट नीचे रख दी जो उसने बहुत पहले पढ़ ली थी। वह उठकर विश्राम कक्ष की ओर गया। फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर शांति थी, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लू टिंगजियाओ ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अध्याय 410। उसकी नींद में चुंबन। अध्याय 410। उसकी नींद में चुंबन। विशाल मुलायम बिस्तर पर लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और उसके काले बाल उसके सिर के नीचे सफेद तकिए पर बिखरे हुए थे। लू टिंगजियाओ का दिल अपने आप शांत हो गया और वह बिस्तर के किनारे हल्के से बैठ गया, इस इच्छा के साथ कि कुछ न करे और बस उसे ऐसे ही देखता रहे। हम कुछ नहीं किया। इस समय इस दृष्टिकोण से ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। जब से वह प्लेटिनम पैलेस से गई थी, बहुत बहुत लंबा समय बीत चुका था जब वह उसे इतने करीब से देख पाया था। बहुत समय हो गया था जब से वह उसके करीब आया था। हालांकि वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी सारी तर्कसंगतता और आत्मसंयम खिड़की से बाहर चले गए क्योंकि प्रलोभन उस समय का राजा था। लू टिंगजियाओ ने लड़की के बालों का एक गुच्छा उठाया और उसे हल्के से चूमा। फिर उसने धीरे से अपने होंठ नीचे करके उसके मुलायम चेरी जैसे होंठों को ढक लिया। शुरू में तो वो बस उसे एक हल्का सा चुंबन देना चाहता था, लेकिन जाहिर है ये उसकी एक बेकाबू ख्वाहिश थी। स्पर्श के बाद उसके कोमल और मीठे होंठों ने उसे आहें भरने पर मजबूर कर दिया और वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके चेहरे को सहलाने लगा। फिर उसने अपनी उंगली से उसके जबड़े को हल्के से पकड़ा और भी ज्यादा मिठास पाने के लिए लालच से और गहराई तक घुस गया। लड़की को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और वह असहजता से रो रही थी। लू टिंगजियाओ की पीठ अकड़ गई और उसे लगा कि उसे हट जाना चाहिए। फिर भी उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था, बल्कि उसके प्रतिरोध को महसूस करते हुए वह और भी उत्तेजित हो गया। जब उसने उसके होंठों को पकड़ लिया और उसे और भी गहरा चूमा। लू, जब उसने उसे अपना नाम बुदाबुदाते सुना तो लू टिंगजियाओ और भी उत्तेजित हो गया और उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसके शरीर को अपने शरीर में ढालना चाहा। उसके होठों पर दर्द महसूस करते हुए निंगशी ने भौहें चढ़ाईं और दुखी होकर उसकी ओर हाथ हिलाया। कैबेज लू। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। ये शब्द सुनकर लू टिंगजियाओ स्तब्ध रह गया। जब उसे होश आया तो उसका सिर उसकी गर्दन की गर्माहट में दबा हुआ था। फिर वह धीरे से हंसने लगा, यहाँ तक कि उस मनमोहक माहौल में भी उसकी हंसी ने खलल डाल दिया। गोभी लू, यह उपनाम ठीक है, वास्तव में ये बहुत बुरा नहीं लग रहा था, बहुत अनोखा, केवल उसके लिए अनन्य। जब उसने देखा कि रात हो गई है, लू टिंगजियाओ ने भारी मन से लड़की का नाम पुकारा, निंगशी जागो। निंगशी ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसे स्पष्टता मिली, उसने एक सुंदर चेहरा और तारों जैसी कोमल आंखें अपने सामने देखीं।
क्या वह सपना देख रही थी? नहीं, रुको, वह तो अपने दफ्तर में शैतान के शौचालय में आराम कर रही थी। निंग शी जल्दी से उठी। बड़े मालिक, क्या मैं बहुत देर तक सोई रही? अभी क्या समय हुआ है? ज्यादा लंबा नहीं, केवल 2 घंटे बस। अच्छा, शी, क्या मैं सुअर हूँ? मैं पूरे 2 घंटे कैसे सोती रही? निंग शी जल्दी से बिस्तर से लुढ़क गई और फिर कंबल समेट लिया। चिंता मत करो, बाद में कोई इसे साफ कर देगा। ओह, चलो चलें, बहुत देर हो गई है, खाने का समय हो गया है। जब निंग शी ने खुद को संभाला तो वह सबसे पहले काम पर लग गई। ठीक है बॉस, क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली है? कैसी है? क्या मैं इसमें अभिनय कर सकती हूँ? दरअसल वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि स्क्रिप्ट का विषय लू टिंगजियाओ को स्वीकार नहीं होगा, जो एक गंभीर और रूढ़िवादी व्यक्ति थे। मैंने इसका आधा हिस्सा पढ़ लिया है, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। आधा? इस शैतान की पढ़ने की गति ज्यादा तेज नहीं थी, है ना? यह विज्ञान नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह इसे ध्यान से पढ़ रहा था, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। उसने सोचा, हाय, ये तो बहुत दुख की बात है। क्या उसे एक और दिन इंतजार करना पड़ा? कितनी बेचैनी है। निंग शी एक अधीर लड़की थी और वह 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती थी। एक और दिन तो दूर की बात है। इसलिए उसने कड़वाहट से पूछा, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे इसे पढ़ने का इंतजार करूंगी और कल फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगी। अध्याय 411, मेरे पीछे घर आओ। अध्याय 411, मेरे पीछे घर आओ। लू टिंगजियाओ ने रैक से अपना कोट निकाला और उसे पहनते हुए कहा, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं होगा। मुझे काम के लिए कल सुबह सबसे पहले देश छोड़ना है। क्या? निंग शी ने आश्चर्य से कहा, ये तो बुरी खबर है। शैतान भागना क्यों चाहता है? लू टिंगजियाओ ने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, तो अब मेरे पास 2 प्रस्ताव हैं। वे क्या हैं? निंग शी ने जल्दी से पूछा। लू टिंगजियाओ ने आगे कहा, पहला प्रस्ताव, 1 सप्ताह तक बाहर काम करने के बाद मेरे लौटने का इंतजार करो। 1 हफ्ता। हालांकि यह ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हफ्ता इतना छोटा भी नहीं था। दूसरा प्रस्ताव क्या है? लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, दूसरा प्रस्ताव, मेरे पीछे घर चलो। क्या? निंग शी दंग रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, आज रात आप मेरे घर पर खाना खा सकते हैं। खाने के बाद मैं बाकी आधा पढ़ना शुरू करूंगा। जब मैं पूरा कर लूंगा तो मैं आपके साथ अपनी राय पर चर्चा करूंगा। हमें आज रात तक ये काम पूरा कर लेना चाहिए, लू टिंगजियाओ ने समझाया। निंग शी ने पलकें झपकाईं, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। क्या कोई विकल्प था भी? बेशक, वह दूसरा ही चुनती, लेकिन अपनी पसंद बताते हुए उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है? लू टिंगजियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चलो चलें। निंग शी विनम्रता से उसके सामने चली गई और लू टिंगजियाओ को कार्यालय का दरवाजा खोलने में मदद की। अगले ही पल जब उसने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गई। दिन के उस समय सभी को अपना काम निपटा लेना चाहिए था, लेकिन उसने देखा कि वहां कर्मचारियों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें से किसी ने भी काम नहीं छोड़ा था और वे सभी अपनी अपनी मेज पर गंभीरता से काम कर रहे थे। बस बीच बीच में वे दूसरी तरफ देखते थे। निंग शी आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। बड़े मालिक, आपके सभी कर्मचारी बहुत मेहनती हैं। लू टिंगजियाओ ने अपने कर्मचारियों की ओर देखा और फिर चेंग फेंग की ओर देखा, जो उसके कार्यालय के बाहर भगवान जाने कितनी देर से इंतजार कर रहा था। चेंग फेंग सबकी उम्मीदों का भार ढो रहा था, इसलिए चाहे वह कितना भी डरा हुआ क्यों न हो, वह बस सावधानी से उसके पास जा सकता था। बेशक वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि सभी लोग बहुत डरे हुए होने के कारण जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उसने बस हंसते हुए कहा, कंपनी के मार्गदर्शन का शुक्रिया, आज सभी ने ओवरटाइम करने की पहल की। लू टिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं हमेशा से कार्य कुशलता और ओवरटाइम न करने का समर्थक रहा हूँ। चेंग फेंग ने मन ही मन सोचा, ये खत्म हो गया। फिर लू टिंगजियाओ ने कहा, लेकिन आपके रवैये की तो तारीफ होनी ही चाहिए। इनाम के तौर पर इस महीने सभी को 3% वेतन वृद्धि मिलेगी। लू टिंगजियाओ स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। हालांकि आज वह अपने आप में नहीं था और शायद इसी वजह से वे डर गए थे। चलो इसे मानसिक क्षतिपूर्ति शुल्क कहते हैं। वास्तव में पत्नी ने भी उनकी मेहनती होने के लिए उनकी सराहना की थी। जाहिर है यही मुख्य मुद्दा था। जब उन्होंने लू टिंगजियाओ की बातें सुनी तो सभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उन्होंने इसकी कल्पना की थी? वे पूरी दोपहर इस बात को लेकर चिंतित रहे कि कंपनी बंद होने वाली है। अंततः बॉस ने इसके बदले इनाम देना शुरू कर दिया। ये तो बहुत अचानक हुआ। हालांकि इससे पहले कि वे वेतन वृद्धि के बारे में अपने सदमे से उबर पाते, उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये हुई। चलो चलें, लू टिंगजियाओ ने निंग शी से कहा। फिर अपने मालिकों के पास से गुजरते हुए उसने अपने बगल में बैठी लड़की से धीरे से पूछा, आज रात तुम क्या खाना चाहती हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त डाइट पर जाने की बात कर रहे हैं। क्या मैं रसोई से कह दूं कि कुछ कम तेल वाला खाना बनाएं? ये तो अच्छा रहेगा। असल में मुझे कोई भी बात ठीक लगती है। तुम्हें मेरी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं कम भी खा सकती हूँ। आप डाइट पर जा सकती हैं, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। पिछली बार किन मुफेग ने जिस न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह दी थी, उसके बारे में आपने क्या सोचा था? अगर वह अच्छी हैं, तो मैं उनसे आपके लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करवा सकती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा परेशानी होगी? ऐसा नहीं होगा, मैं आज रात कॉल करने में आपकी मदद करूंगा। उनके पीछे पूरी कंपनी अवाक थी। अध्याय 412, प्यारे जोड़े द्वारा अचानक पकड़ा गया। अध्याय 412,
प्यारे जोड़े द्वारा अचानक पकड़ा गया। यीशु, उन्होंने अभी क्या देखा था, उन्होंने अभी क्या सुना, वे इस प्यारे जोड़े को देखकर अचंभित रह गए। यह अचानक वैवाहिक प्रेम। उसी क्षण सभी ने एक साथ चेंग फेंग की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो यह एक उन्माद में बदल जाएगा। हम एक लेडी बॉस को लेने वाले हैं। शी, असिस्टेंट चेंग, अब तुम वफादार नहीं रहे। तुम हमसे इतना बड़ा राज कैसे छिपा पाए, और जरा भी नहीं बताया। तुमने हम सभी को पेशाब से भर दिया। अभी अभी बॉस ने अचानक कहा कि वह हमें वेतन वृद्धि दे रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला बॉस ने हमें मेहनती कहकर तारीफ की थी, है ना? बॉस को हमारा ओवरटाइम करना कभी पसंद नहीं आया। यह अवश्य होगा। चेंग फेंग ने अपनी आंखें घुमाई, यहाँ तक कि वह अपनी पैंट में शौच कर रहा था। यह अच्छी बात थी कि दोनों ठीक थे, और चूंकि बॉस वेतन वृद्धि दे रहे थे और बहुत नरमी से बात कर रहे थे, तो संकट का समाधान हो गया होगा और आसमान फिर से साफ हो गया होगा। एक निश्चित दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि यह मिस निंगशी ही वह व्यक्ति होगी जो उनके जीवित रहने या मरने का निर्णय लेगी। जब सब लोग शांत हो गए तो एक महिला कर्मचारी ने दुखी होकर बुदबुदाया, अब आप लोगों को बिना वजह इतना भावुक नहीं होना चाहिए। कौन जाने कि यह महिला बॉस थी या नहीं। कंपनी की कई महिला कर्मचारी मन ही मन लू टिंगजियाओ की तारीफ करती थीं और उन्हें लगता था कि बड़ा बॉस तो सबका है। अब जब वह अचानक किसी और का हो गया तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, कौन जाने, हो सकता है वह बस मजाक कर रहा हो। एक पुरुष कर्मचारी ने उन्हें बेवकूफों की तरह देखा और झिड़कते हुए कहा, एक पुरुष के नजरिए से देखा जाए तो बॉस इस बार वाकई गंभीर है। अगर बॉस सचमुच ऐसे ही बेतुके इंसान होते तो क्या इतने सालों तक उनके साथ कोई औरत नहीं होती? क्या तुमने नहीं देखा कि बॉस पहले कैसे अपने स्वभाव में नहीं थे? क्या तुमने पहले कभी बॉस को इतना विनम्र देखा है? क्या तुमने पहले कभी बॉस को किसी से पूरे वाक्यों में बात करते देखा है? इतना ही नहीं, जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ मैंने बॉस को इतना बोलते कभी नहीं सुना। मुझे तो लगा था कि हमारे बॉस को बोलने में दिक्कत होगी। अफसोस, लड़कियों को रिझाने में उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं होती। ये तो कुछ भी नहीं है। हम सब तो यही सोचते थे कि बॉस को मर्द पसंद हैं। सभी अनिच्छुक महिला कर्मचारी नाराज दिख रही थीं, लेकिन उनके पास बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चूंकि वे तर्कों का जवाब नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने अन्य टिप्पणियां की। यह महिला कौन है? उसने तो मुखौटा भी पहना हुआ है। क्या वह बदसूरत है? मुखौटे के साथ भी आप देख सकते हैं कि वह कितनी खूबसूरत है। आप सभी महिलाएं जो बॉस का एक टुकड़ा चाहती हैं, उन्हें सपने देखना बंद कर देना चाहिए। कमीने, बॉस का एक टुकड़ा कौन लेना चाहता है? हमें चुड़ैलों को हमारे बॉस के साथ संबंध बनाते देखने की आदत नहीं है। ये वास्तव में सु यिमो नहीं हो सकता, है ना? दरअसल सु यिमो की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। वह एक देवी की तरह है। वह हमारे बॉस के साथ काफी अच्छी तरह से मेल खाती है। क्या तुम अंधे हो? सु यिमो इतनी नकली है। वह हमारे बॉस के लिए उपयुक्त जोड़ी कैसे हो सकती है? बहस बंद करो। सभी औरतें मान लो कि चाहे कोई भी औरत हो, तुम संतुष्ट नहीं होगे। प्लेटिनम पैलेस में जैसे ही वे कार से उतरे, निंगक्षी ने अपने सामने वाले बंगले को ध्यान से देखा। सच कहूं तो जब वह पहली बार गई थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी वापस लौटेगी। लू टिंगजियाओ ने उसे घूरते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, निंगक्षी ने अपना सिर हिलाया, फिर घर में चली गई। जब वह चल रही थी तो उसका फोन बज उठा। जियांग मुये का फोन था। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि आज रात देर मत करना। अगर तुमने मुझे फिर से इंतजार करवाया तो मैं सचमुच भड़क जाऊंगी। जियांग मुये ने उसे धमकाया। निंगक्षी उलझन में थी। आज रात मुझे क्या करने में देर नहीं करनी चाहिए? निंग जियाओशी, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, अब मुझे याद आया, हम आज रात गेम प्ले के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, है ना? मुझे पता है। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बिल्कुल नहीं भूली। मुझे देर नहीं होगी, मुझे अब जाना होगा। निंगक्षी ने जल्दी से फोन रख दिया, फिर थोड़ी दोषी सी दिखी। दरअसल बिग बॉस के आकर्षण में वह ये बात भूल गई थी। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ की ओर कड़वाहट से देखा। बिग बॉस, आप जानते हैं कि मैं एक गेम की प्रवक्ता बन गई हूँ। गेम के प्रमोशन के साथ साथ मुझे आज रात गेम प्ले का लाइव स्ट्रीम भी करना है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप मेरे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 413, मेरा भाग्यशाली दिन। अध्याय 413, मेरा भाग्यशाली दिन। निंगक्षी हैरान रह गई। अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करो। लू टिंगजियाओ ने हल्के से उसके बालों को सहलाया। चिंता मत करो, मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छा है और मेरे घर में इंटरनेट की गति भी बहुत तेज है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओह। जैसे ही उसने शैतान की आश्वस्त अभिव्यक्ति और स्वर को देखा, निंगक्षी ने अपनी आंखें झपकाईं और सिर हिलाया। शैतान के पास निश्चित रूप से सर्वोत्तम स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर होगा। जहां तक इंटरनेट स्पीड का सवाल है, उसने स्वयं अनुभव किया था कि यह कितनी तेज थी। जब वह यहाँ रहती थी तो उसे इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा पसंद थी। यह इतनी तेज थी कि वेब पेज ब्राउज करना और गेम खेलना एक शानदार अनुभव था। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा ताकि तुम पहले इसका प्रयोग करके देख सको। हम ठीक है। घर में घुसते हुए दोनों बातें करते रहे। कुछ ही दूरी पर बटलर युआन उन दोनों को अचानक एक साथ घर आते देखकर चौंक गया। उसने झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। घर में आपका स्वागत है, बड़े मालिक। हेलो मिस शियाओशी, क्या आप आज हमारी मेहमान बनकर आए हैं? बूढ़े बटलर ने निंगक्षी की ओर स्पष्ट रूप से भावुक होकर देखा। नमस्ते दादाजी बटलर, मैं कुछ काम करने आई हूँ, निंगक्षी ने जवाब दिया। क्या ऐसा है? बूढ़ा बटलर थोड़ा निराश जरूर हुआ।
लेकिन फिर उसने सोचा अगर वे शांति से एक दूसरे के साथ रह सकें तो बात आगे बढ़ रही है। वह देख सकता था कि मालिक का मूड अच्छा है। पिछली बार वे इतनी गंभीरता से लड़े थे कि वह सचमुच काफी डर गया था। तभी वान वान भावुक होकर छोटे कदमों से दौड़ा। मिस शियाओशी, आप वापस आ गई हैं। निंगशी ने अपनी वापसी के स्वागत पर मन ही मन विलाप किया। हाय, शैतान के सेवकों को कम नहीं आंका जा सकता। निंगशी हल्की हंसी। वान वान, क्या तुम्हें मेरी याद आए? बेशक। वान वान का चेहरा लाल हो गया जब वह बुदबुदाई। फिर उसने देखा कि लू टिंगजियाओ भी मौजूद थी, इसलिए उसने जल्दी से अभिवादन करने के लिए झुककर कहा, घर में आपका स्वागत है बड़े मास्टर। लड़की के चेहरे पर उसके भाव छुप नहीं रहे थे। उसके व्यवहार से साफ जाहिर था कि निंगशी उससे ज्यादा लोकप्रिय थी। यह अच्छी बात थी कि लू टिंगजियाओ को इसकी आदत थी और वह इससे खुश भी था, बशर्ते कि वे उसकी पत्नी का ध्यान ज्यादा न खींचे। जब लू टिंगजियाओ और निंगशी निवास में दाखिल हुए तो वान वान उत्साहित होकर बटलर युआन की ओर मुड़ा। अंकल युआन, मिस शियाओशी अचानक क्यों आ गईं? क्या वह और बिग मास्टर हैं? बटलर युआन ने अपना सिर हिलाया। अटकलें मत लगाओ, मिस शियाओशी सिर्फ बिजनेस के लिए बिग मास्टर को ढूंढ रही थी। हालांकि मैं देख सकता था कि उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। एक और बात थी जो उसने नहीं कही और उसे यकीन नहीं था कि क्या यह उसका भ्रम था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मिस शियाओशी के बिग मास्टर को देखने के तरीके में अभी भी कुछ था। वान वान और बाकी लोगों का अभिवादन करने के बाद निंगशी लू टिंगजियाओ के पीछे पीछे सीधे ऊपर के अध्ययन कक्ष में चली गई। लू टिंगजियाओ ने स्विच ऑन किया, फिर निंगशी को कुर्सी खींचने में मदद की और बैठने का इशारा किया। फिर उसने उसके सामने कंप्यूटर का पासवर्ड टाइप किया। निंगशी के पास नजरें हटाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने लू टिंगजियाओ का पासवर्ड देखा। उत्सुकतावश उसने मन ही मन बुदबुदाया, लकी 712। वह भाग्यशाली तो जानती थी, लेकिन 712 का क्या मतलब था? न तो ये लू टिंगजियाओ का जन्मदिन था, न ही लिटिल ट्रेजर का, और हाँ, यह उसका जन्मदिन भी नहीं था। लू टिंगजियाओ ने एक हाथ कुर्सी के पीछे रखा और दूसरे हाथ से माउस को नियंत्रित किया। जब उसने उसकी बुदबुदाहट सुनी तो उसने बेपरवाही से कहा, पासवर्ड के अंक मेरे भाग्यशाली दिन का प्रतीक हैं, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। ओह! एक पल के लिए अचंभित रहने के बाद निंगशी इतनी हैरान हो गई कि वह जोर जोर से खांसने लगी। अब जब उसने सोचा तो सच में यही वो दिन था जब वे पहली बार मिले थे। उसने पहले इस बारे में सोचा भी नहीं था। अध्याय 414, क्या होगा अगर मैं कुछ न कर सकूं और लड़खड़ा जाऊं? अध्याय 414, क्या होगा अगर मैं कुछ न कर सकूं और लड़खड़ा जाऊं? ऐसा लग रहा था जैसे लू टिंगजियाओ ने अभी अभी एक बहुत ही सामान्य वाक्य बोला हो, क्योंकि ब्राउजर खोलते समय उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह स्थिर थी। गेम डाउनलोड करें। ओह तुरंत निंगशी ने जल्दी से माउस को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि लू टिंगजियाओ का हाथ अभी तक नहीं हटा था, इसलिए उसने गलती से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर जल्दी से छोड़ दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। वह माफी मांगने के लिए सीधी खड़ी ही हुई थी कि उसका सिर लू टिंगजियाओ की छाती में धंस गया। निंगशी अवाक रह गई। लू टिंगजियाओ ने उसके सिर को छुआ, फिर मानो उसकी परेशानी को भांपते हुए उसने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं नीचे रसोई का जायजा लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस मुझे फोन कर देना। निंगशी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है ठीक है। जब उसने देखा कि शैतान चला गया है और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया है तो निंगशी आखिरकार राहत की सांस ले सकी और उसने अपना चेहरा ढक लिया और मेज पर लेट गई। लू टिंगजियाओ, यदि आप ऐसा दोबारा करते हैं मैं अपनी मदद नहीं कर पाऊंगा और शायद लड़खड़ा जाऊं। ठीक है। निंगशी को खुद को संभालने में काफी वक्त लगा। वह गेम की वेबसाइट पर गई और गेम क्लाइंट डाउनलोड करने लगी। इंटरनेट की गति हमेशा की तरह तेज थी, इसलिए गेम को डाउनलोड होने में केवल 10 मिनट लगे। उसने अपने अकाउंट का पासवर्ड डाला और गेम में लॉग इन किया। उसने अपने दोस्तों की लिस्ट देखी और देखा कि जियांग मुये पहले से ही ऑनलाइन था। ऑनलाइन आने के तुरंत बाद जियांग मुये ने उसे गेम में आमंत्रित करने के लिए फोन किया। निंगशी ने संपर्क करने के लिए उत्तर दिया, आप इतनी जल्दी आ गए? जियांग मुये ने दूसरे से उपहास किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ? जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसने संदेह से पूछा, आज तुम इतने रक्षात्मक क्यों हो? क्या तुम्हें मुझे तब भी परेशान करना पड़ता है जब मैं रक्षात्मक हो जाता हूँ? जल्दी से टीम बनाओ, चलो 2 गेम के साथ वार्म अप करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जियांग मुये ने जब सुना कि खेल शुरू होने वाला है तो वह तुरंत ऊर्जावान हो गया और बाकी सब कुछ भूल गया। जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया त्रासदी घटित हो गई। दूसरी तरफ से जियांग मुये की चीखें जोर से सुनी जा सकती थीं। निंगशी, आगे बढ़ो, तुम ध्यान क्यों भटक रही हो? उफ उफ, मत जाओ, कोई घात लगाए बैठा है, तुम मर जाओगी। निंग जियाओशी, क्या तुम आज अपनी दवा खाना भूल गई? कमीने, तुम ही अपनी दवा खाना भूल गए। तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी धीमी है, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम तो तलवारबाज हो, जब तुम नस की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सके तो मुझे कैसे डांट सकते हो? हालांकि निंगशी दोषी थी, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। जियांग मुये बहुत गुस्से में था, तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में बहुत माहिर हो। निंग जियाओशी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? क्या आज तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो? जब उसने जियांग मुये को अपनी हालत के बारे में बताते सुना तो निंगशी हकलाते हुए बोली, मैं आज एक के बाद एक शैतानी चालें चलने के कारण उसके खेल पर ध्यान केंद्रित करने का वर्तमान स्तर पहले से ही सामान्य माना जा रहा था। निंगशी ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास कम करो,
चलो फिर से चलें। दूसरा गेम शुरू हुआ और फिर भी वे भयानक रूप से मर गए। यह नुकसान इतना भयानक था कि अब निंगशी भी गुस्से में थी और उसने जियांग मुये से लड़ना शुरू कर दिया। जियांग मुये, क्या तुम्हें कुत्ते ने काट लिया था? तुम आगे क्यों भागे? क्या तुम मरना चाहते थे? अगर मैं हुआ तुओ का पुनर्जन्म भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। इसे वापस बदलो। मैं अब नर्स की भूमिका नहीं निभाना चाहता, मैं तलवारबाज बनना चाहता हूँ। अरे यार, ये गेमिंग कंपनी का अनुरोध था, मेरा नहीं। और बात ये नहीं है कि हम कौन सा किरदार इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तुम हमलावर किस्म के किरदारों में ज्यादा माहिर हो, फिर भी नर्स का किरदार तुम इतनी बुरी तरह से नहीं निभा सकते। सच सच बताओ, क्या हो रहा है? जियांग मुये जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उसे उतना ही ज्यादा लगता कि कुछ गड़बड़ है। गोरी जियांग, मुझे बहाने बनाना बंद करो। साफ है, तुम ही सब कुछ बिगाड़ रही हो और फिर भी मुझे दोष दे रही हो। निंगशी किसी भी तरह यह नहीं मान सकती थी कि वह इसलिए फॉर्म में नहीं है क्योंकि उस पर जादू कर दिया गया था। वह जियांग मुये पर दोष मढ़ने पर अड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जियांग मुये इतना गुस्से में था कि उसे खून उगलने लगा। निंगशी जियांग मुये को डांट रही थी कि तभी उसने ऊपर देखा तो लू टिंगजियाओ दरवाजे की चौखट पर टिका हुआ उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कितनी देर से खड़ा था। अध्याय 415। जब आप गाली देते हैं तो आप बहुत प्यारे लगते हैं। अध्याय 415। जब आप गाली देते हैं तो आप बहुत प्यारे लगते हैं। निंगशी को अचानक बहुत अजीब लगा और उसने जल्दी से अपना माइक बंद कर दिया। खांसी, खांसी, तुम कब आई? जब वह किसी को डांट रही थी तो वह उसकी आवाज तो सुन ही नहीं सकता था, है ना? हे भगवान, दरअसल मैं आमतौर पर गेम खेलते समय इतनी चिड़चिड़ी नहीं होती और मैं लोगों को यूं ही डांटती नहीं हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग मुये आज बहुत ही बुरी तरह से खेल रहा है। निंगशी ने जियांग मुये पर दोष मढ़ना जारी रखा। लू टिंगजियाओ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत प्यारा। लू टिंगजियाओ के अचानक कहे शब्दों से निंगशी थोड़ी उलझन में पड़ गई। क्या प्यारा है? जब आप गाली देते हैं तो आप कैसे दिखते हैं? निंगशी अवाक रह गई। शैतान, क्या तुझमें जरा भी इंसानियत है? मैं पहले ही इतनी बुरी तरह घायल हो चुका हूँ, फिर भी तू मुझे जाने नहीं देगा। रात का खाना तैयार है, पहले नीचे खाना चाहोगे? लू टिंगजियाओ ने पूछा। डिनर। वह सचमुच गोभी खाना चाहती थी। नीचे। निंगशी ने देखा कि मेज पर 3 सब्जियां और एक मांस का व्यंजन था और साथ में सूप भी था। ये सब घर में बने व्यंजन थे जो ताजगी भरे और स्वादिष्ट लग रहे थे। दरअसल वहाँ गोभी की एक बड़ी प्लेट भी थी। क्या शैतान ने ये जानबूझकर किया? क्या ये पर्याप्त हैं? लू टिंगजियाओ ने चिंतित होकर पूछा। बस बस, बिल्कुल बस। जैसे ही उसने ये कहा, खतरे से बचने के लिए निंगशी ने जल्दी से कुछ बर्तन उठाए और खाना जल्दी जल्दी खाने लगी। धीरे धीरे खाओ। लू टिंगजियाओ ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। निंगशी ने ध्यान नहीं दिया कि वह कितना घबराया हुआ था, क्योंकि वह खाना जारी रखे हुए थी। हालांकि खाते समय उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। लू टिंगजियाओ, यह क्या है? लू टिंगजियाओ ने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखकर पूछा। निंगशी ने बैंगन का एक टुकड़ा खाया और ध्यान से अपने शब्द चुने। क्या आज आपके शेफ का मूड ठीक नहीं है? लू टिंगजियाओ ने विचार किया, फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं, आज उसका मूड बहुत अच्छा है। निंगशी ने पलकें झपकाईं, तो फिर आज उसका खाना थोड़ा खराब क्यों है? ये सुनते ही लू टिंगजियाओ की पीठ तुरंत अकड़ गई, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? निंगशी ने भुने हुए बैंगन की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा। इस बैंगन में स्पष्ट रूप से नमक बहुत अधिक है। फिर उसने सर्दियों के खरबूजे के मांस का एक टुकड़ा उठाया और कहा, यह व्यंजन जरूरत से ज्यादा पक गया है, यहाँ तक कि कटा हुआ मांस भी जल गया है और टमाटर के ऑमलेट में लगभग पूरी तरह टमाटर ही हैं। अंडे भी लगभग न के बराबर हैं। सबसे अहम बात यह है कि सूप में नमक बिल्कुल नहीं डाला गया है। जब उसकी बात समाप्त हुई तो उसने लू टिंगजियाओ की ओर देखा और आलोचना जारी रखने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। निंगशी थोड़ा रुकी, फिर उसके दिमाग में एक विचार कौआ था और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी लार निगल ली और कमजोरी से पूछा, ओह लू टिंगशिया, क्या तुमने ये व्यंजन बनाए हैं? लू टिंगजियाओ का चेहरा भारी था, मानो वो सच में ये बात कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। आधे सेकंड बाद उसने फिर भी सख्ती से सिर हिलाया। छी, निंगशी ने आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में तुम थे? वो बहुत बड़ी मुसीबत में थी। उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसने तो शैतान के खाना पकाने की ऐसी आलोचना की थी जैसे वह कुछ भी नहीं था। निंगशी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और जल्दी से स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अय्या, मुझे लगा कि यह तुम्हारे शेफ का खाना है। एक पेशेवर शेफ के मानक के हिसाब से स्वाभाविक रूप से मैं इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद करती। किसे पता था कि यह बड़े बॉस का खुद का खाना है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्या तुम पहली बार खाना बना रही हो? नहीं, मैंने पहले भी कई बार अभ्यास किया है, लू टिंगजियाओ ने बहुत दुखी होकर बताया। एक पूर्णतावादी होने के नाते पहली बार की इस असफलता से वह निश्चित रूप से आहत था। अध्याय 416। जादू करने वाले की मुस्कान के लिए। अध्याय 416। जादू करने वाले की मुस्कान के लिए। अरे, तुमने तो कई बार अभ्यास किया है, फिर भी तुम नए ही माने जाओगे। मैं जानबूझकर तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक नए खिलाड़ी के लिए तुम इस स्तर तक पहुंच गए, ये बात वाकई कमाल की है। इस बैंगन को देखो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और नमक थोड़ा ज्यादा होने के बावजूद ये बिल्कुल बेदाग है। और ये विंटर मेलन, कटे हुए मीट के साथ, मीट बस थोड़ा ज्यादा पका हुआ है। मुझे ये ऐसे ही पसंद है
और ये टमाटर वाला ऑमलेट भी। लू टिंगजियाओ ने बताया, मुझे एहसास हुआ कि उनमें अंडे के छिलके थे, इसलिए मैंने अधिकांश अंडे फेंक दिए। निंगक्षी का गला थोड़ा सा भर आया, फिर उसने बड़ी मुश्किल से तारीफ करना जारी रखा। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, इसका साफ मतलब है कि आप अपने खाना पकाने के मानकों को लेकर बहुत सख्त हैं। असल में थोड़े से अंडे के छिलके से सब कुछ खराब नहीं हो जाता। जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था तो मेरे बर्तनों में अंडे की जगह हमेशा छिलके होते थे। और ये सूप हल्का होने पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सबसे जरूरी है ये पत्ता गोभी का व्यंजन। ये बहुत अच्छा बना है, मेरे खुद के बनाए खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट। निंगक्षी ने तब तक तारीफ की जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया और लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति अंततः नर्म पड़ गई। मैंने इस व्यंजन का लंबे समय तक अभ्यास किया है। अगर निंगक्षी अभी रसोई में जाती तो देखती कि कूड़ेदान में खराब गोभी के बर्तन भरे पड़े हैं। अभी उसके सामने सफलता की थाली गोभी की अनगिनत लाशों पर बनी है। ये वास्तव में बुरा नहीं है, अगर तुम और अभ्यास करोगी तो तुम बेहतर हो जाओगी। निंगक्षी ने जब लू टिंगजियाओ को खुश होते देखा तो उसे मनाने के लिए और अधिक मेहनत की। लू टिंगजियाओ ने उसे और गंभीरता से देखा, मैं तब तक करूंगा जब तक तुम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती। मेरा यह मतलब नहीं था, जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक ऐसा करने से उसका क्या मतलब था। इसके अलावा वह वास्तव में ये कहना चाहती थी कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खाना बनाना जानता हो वह पर्याप्त होगा, इसलिए उसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये तथ्य कि लू टिंगजियाओ जैसे किसी व्यक्ति ने वास्तव में उसके लिए सूप बनाना सीखा था बिल्कुल अविश्वसनीय था। निंगक्षी ने पहले भी गलत बातें कही थी, लेकिन एक बार वह निर्दोष साबित हुई। फिर भी शैतान को निराश होते देखने का उसका मन नहीं कर रहा था। शुरू में तो वह डाइट पर जाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने सारा खाना खत्म कर दिया और 2 बड़े कटोरे चावल भी खा लिए। जब उसने देखा कि सारा खाना खत्म हो गया है तो लू टिंगजियाओ, जो रात के खाने की शुरुआत में उदास थी, आखिरकार मुस्कुरा दी। निंगक्षी ने अपने भरे हुए पेट को छुआ और धीरे से आह भरी। उस सपेरे की मुस्कान के लिए अगर वो खुद को संभालते हुए मर भी गई तो भी ये सब करना वाजिब होगा। आपका लाइव स्ट्रीम किस समय शुरू होता है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। निंगक्षी ने समय देखा और कहा, अभी 1 घंटा बाकी है। मैं खेल से पहले कुछ राउंड की ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी। आखिरकार मैं एक अलग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे चिंता है कि मुझे इसकी आदत नहीं होगी। तो फिर मैं स्क्रिप्ट पाऊंगा। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, बिग बॉस। इसके साथ ही दोनों पक्ष अपने अपने रास्ते चले गए। निंगक्षी कंप्यूटर पर वापस आ गई। पता नहीं क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पर इतना जादू कर दिया गया था कि वह शांत हो गई। लेकिन अगले कुछ गेमों में निंगक्षी ने आखिरकार अपने सामान्य स्तर पर खेलना शुरू कर दिया। अरे बदमाश, तुम आखिरकार सामान्य हो गए, वरना जब हम आधिकारिक तौर पर बाद में शुरू करेंगे तो हमारे प्रशंसक जरूर हमारा अपमान करेंगे। मैं कहूँगा, निंगक्षी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने पहले कुछ नहीं खाया था और भूखी थी? चलो यूं कहें कि मुझे भूख लगी थी। बहुत जल्दी ही 1 घंटा बीत गया और ठीक रात के 8 बजे थे जब लाइव स्ट्रीम आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। निंगक्षी अभी गेमर्स और प्रशंसकों का अभिवादन कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर जियांग नुये का संदेश आया। वे माइक से जुड़े हुए थे तो फिर उसे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से क्या बताना था? निंगक्षी ने इसे खोलकर देखा। गंदे राक्षस राजा, हे भगवान, निंगक्षी, तुम मेरे चाचा के घर पर क्या कर रही हो? निंगक्षी हैरान रह गई और उसने प्रशंसकों से कहा कि वह बहुत जल्दी जवाब देने से पहले एक संदेश का जवाब देने जा रही थी। अध्याय 417, फिर से चालें चलना। अध्याय 417, फिर से चालें चलना। मीठी जियाओशी, तुम्हें कैसे पता? गंदे राक्षस राजा, बकवास। तुम्हें लगता है कि मैं अपने चाचा के अध्ययन कक्ष को नहीं पहचान पाऊंगा? मीठे जियाओशी, बात यह है कि मेरे पीछे की पृष्ठभूमि सिर्फ एक दीवार है। ठीक है, गंदे राक्षस राजा, बस ये बताओ कि यह है या नहीं। प्यारी जियाओशी, हाँ, पर कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगी। ध्यान दो, हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। निंगक्षी ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और लाइव स्ट्रीम की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। जियांग नुये को कुछ देर तक संदेश भेजने के बाद लाइव स्ट्रीम पर प्रशंसकों की ओर से कई टिप्पणियां आ चुकी थीं। निंगक्षी कितनी सुंदर है, क्या आज न्यूड मेकअप है? शी, आपके स्तर कैसे हैं? क्या आप लड़ने में अच्छे हैं? मैं भी यह खेल खेल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था कि देवी का कमरा गुलाबी होगा, लेकिन वास्तव में ये धातु के रंग का है। बहुत बढ़िया। निंगक्षी ने टिप्पणियों पर सरसरी निगाह डाली, फिर उन्हें जवाब देते हुए खेल खेला। हाँ, मैं आज बाहर नहीं गई इसलिए मुझे मेकअप करने में आलस आ रहा था। मेरे मानक हो, बस बाद में देखना और आप लोगों को पता चल जाएगा। जहाँ तक कमरे की बात है, यह मेरा कमरा नहीं है। मुझे आज कुछ काम करने थे और मैं समय पर घर वापस नहीं आ सकी, इसलिए मैं एक क्रू मेंबर का कंप्यूटर उधार ले रही हूँ। निंगक्षी ने दोस्त का घर नहीं कहा क्योंकि यह कमरा साफ तौर पर एक पुरुष का घर था। अगर उसने दोस्त कहा होता तो जरूर और सवाल उठते। दरअसल जब उन्होंने उसे चालक दल का सदस्य कहते सुना तो किसी ने भी इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे अंततः खेल में शामिल हो गए। निंगक्षी की खेलने की स्थिति अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह अपनी क्षमता दिखाने के लिए तैयार थी। तभी जियांग नुये ने फिर से चाल चली। इस बार अजीबोगरीब हरकतें करने की बारी उसकी थी। दरअसल पिछले भयानक खेलों से भी बदतर, जब उसने अजीबोगरीब हरकतें की थीं तो उसका प्रदर्शन और भी बुरा रहा। निंगक्षी ने उसे लगभग डांट दिया,
लेकिन उसे समय रहते याद आ गया कि यह एक जीवित भाप थी, इसलिए वह केवल इसे दबा सकी और धीमी आवाज में कह सकी, वरिष्ठ जियांग, धीरे चलो, मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। जियांग मुये, क्या तुम अवतार लेने की जल्दी में हो? यहीं रहो, वरिष्ठ जियांग, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। अगर नज़ मर गई तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। बेवकूफ गोरी, क्या तुम सुअर हो? क्या तुम इंसानों की भाषा समझते हो? सीनियर जियांग, सावधान रहो, 3 लोग सामने से आ रहे हैं, हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे, चलो भागते हैं। बेवकूफ गोरी, जल्दी भाग, अगर मरना ही है तो मुझे भी मत घसीटना। एक गेम के बाद निंगशी मानसिक रूप से थक चुकी थी। जैसी कि उम्मीद थी, वे इस राउंड में हार गए और लाइव स्ट्रीम अपमान से भर गया। इससे पहले उन्होंने जियांग मुये और उसके पिछले मुकाबलों के नतीजे देखकर उनकी तारीफ की थी। अब जब प्रदर्शन में इतनी बड़ी गिरावट आई थी तो कोई आश्चर्य नहीं कि गेमर्स नाराज थे। बेशक यह अच्छी बात थी कि जियांग मुये के प्रशंसक इतने वफादार थे कि उन्होंने गुस्से में की गई डांट का तुरंत बचाव किया। सब कुत्ते चले जाओ, हम यहाँ तमाशा देखने आए हैं, कोई पेशेवर मुकाबला देखने नहीं। किसे फर्क पड़ता है कि वो अच्छा खेले या नहीं? यहाँ तक कि अगर हमारे जियांग मुये ने कीबोर्ड पर रोल करने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल किया तो हम भी देखेंगे। शुभकामनाएं भाई मुये, हम आपको एक बड़ी नौक भेजेंगे। हालांकि जियांग मुये के प्रशंसकों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी खुद को गुस्से से बचने के लिए निंगशी ने मध्यांतर का उपयोग जियांग मुये को चुपके से फोन करने के लिए किया। बड़े भाई, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं आखिरकार इतना शांत हो गया कि ऑनलाइन खेलने लगा और अब तुम मेरे साथ ऑफलाइन हो रहे हो। फोन के दूसरे छोर पर जियांग मुये कुछ देर तक चुप रहे, फिर आखिरकार उन्होंने पूछा, क्या मुझे आपको संबोधित करने का तरीका बदल देना चाहिए और आपको आंटी कहना शुरू कर देना चाहिए? क्या आंटी? जियांग मुये, क्या तुम्हें अभी आंटी होने का डर सता रहा है? मैं यहाँ आधिकारिक काम से हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे एक स्क्रिप्ट पर काम करने में मदद करेंगे। लू जिंगली यहाँ नहीं है और तुम्हारे अंकल भी कल काम के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ आज रात का ही समय है। वास्तव में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं रुको, तुमने पहले इतना बुरा इसलिए खेला क्योंकि तुम इस बकवास के बारे में सोच रहे थे। अध्याय 418। आइए प्रलोभन चाल का प्रयास करें। अध्याय 418। आइए प्रलोभन चाल का प्रयास करें। मैं बस इस दुखद घटना के बारे में सोच रहा हूँ कि परिवार में आपसे एक स्तर नीचे वरिष्ठता में हूँ। ठीक है, अब फोन रखता हूँ। बस देखो, मैं तुम्हें अगले राउंड में घुमाने ले जाऊंगा। जियांग मुये ने फोन रखने से पहले कहा। निंगशी अवाक रह गई। यह अच्छी बात रही कि जियांग मुये इसके बाद सचमुच सामान्य हो गए और अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के लिए हर तरह के जाल बिछाकर लगातार 3 राउंड जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बहुत ही शानदार वापसी की। खेल देखने वाले दर्शकों की संख्या में इजाफा हुआ और संयोग से उन्होंने सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्या खूबसूरती है! मुझे तो लगा था कि विज्ञापन झूठ बोल रहा है। कौन जानता था कि एक लड़की इतना अच्छा खेल खेल सकती है। किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से मत करो। ये सुंदरी तो निश्चित रूप से विशेषज्ञ है। ठीक है, इसके माउस और कीबोर्ड को देखो, ये सेट मेरे कई महीनों के वेतन के बराबर है। जब निंगशी ने टिप्पणियां पढ़ी तो वह एक कदम पीछे हटी और अवचेतन रूप से उस माउस और कीबोर्ड की ओर देखने लगी जिसका वह उपयोग कर रही थी। उपकरण का काला रंग देखने में साधारण लग रहा था। किसे पता था कि यह इतना महंगा होगा। यह अच्छी बात थी कि उसने गलती से इसे खराब नहीं किया था। जब वह दर्शकों से बातचीत कर ही रही थी तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और फिर उसे धक्का देकर खोला गया। लू टिंगजियाओ हाथ में स्क्रिप्ट लिए दरवाजे पर खड़ा था और उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। निंगशी ने नीचे देखा और पाया कि उसने गेमिंग कंपनी द्वारा अनुरोधित समय प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसने सभी को अलविदा कहा और ऑफलाइन हो गई। कैसा रहा? कितना सहज? लू टिंगजियाओ ने पूछा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। अभी एक दर्शक ने कहा कि आपका माउस और कीबोर्ड सेट वाकई बहुत महंगा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसे इस्तेमाल करना इतना अच्छा था। ये अच्छा है। फिर क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है? निंगशी ने देखा कि उसके हाथ में स्क्रिप्ट है और उत्सुकता से उससे पूछा। लू टिंगजियाओ लिविंग रूम में आया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। जब उसने लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति देखी तो निंगशी अचानक घबरा गई। क्या स्क्रिप्ट में कोई समस्या है? इस विषय में कोई समस्या नहीं है। निंगशी ने राहत की सांस ली जब लू टिंगजियाओ ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें इसे शूट करने का सुझाव नहीं दूंगी। क्यों? निंगशी दंग रह गई। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बहुत सारे खतरनाक दृश्य हैं। खतरनाक दृश्य? कौन सा भाग? निंगशी ने याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि मुख्य नायिका को चरम खेलों का शौक था। क्या तुम कार रेसिंग, बंजी जंपिंग, तलवारबाजी, वाटर जेट और ऐसे ही दूसरे खेलों वाले दृश्यों की बात कर रहे हो? असल में मुझे इन सब की आदत हो गई है। इसके अलावा जब हम इन दृश्यों की शूटिंग कर रहे होते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं ज्यादातर समय खेलकूद में व्यस्त नहीं होती, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं होता। निंगशी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि लू टिंगजियाओ ने पहले ही मन बना लिया था। निंगशी, कोई और स्क्रिप्ट चुन लो। अगर तुम्हें लिंग झिझी द्वारा बताई गई स्क्रिप्ट में से कोई पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए और स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूँ। निंगशी का दिल तुरंत बैठ गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे यही पसंद है, या तो यही चाहिए या कुछ नहीं। लू टिंगजियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। अच्छा बनो। निंगशी को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लू टिंगजियाओ, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? निंगशी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम वो हो जिसे मैं ही लाया हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी और यही मेरी जिम्मेदारी है। लू टिंगजियाओ ने आगे किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उफ, ये इतना गंभीर कैसे हो गया कि बात हद तक पहुंच गई? क्या ऐसा हो सकता है कि यह पटकथा उसके भाग्य में नहीं लिखी थी? निंगशी को यकीन नहीं हो रहा था कि पूरा दिन काम में व्यस्त रहने के बाद दिन का अंत इस तरह होगा। वास्तव में वे दृश्य उसके लिए कोई समस्या नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लू टिंगजियाओ ने उस पर जोर दिया था कि वह उनमें शामिल न हो। वह क्या कर सकती थी? जब निंगशी ने उस पटकथा के बारे में सोचा जिसने उसके जुनून को इतनी तीव्रता से जगाया था, तो वह हार मानने को तैयार नहीं थी, चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचती रही हो, और उसने इसके लिए फिर से लड़ने का फैसला किया। हे भगवान, वह हमेशा शैतान के बहकावे में आती थी, अब उसकी बारी थी। अध्याय 419, बिग बॉस को हराया। अध्याय 419, बिग बॉस को हराया। निंगशी ने गहरी सांस ली और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का भाव और उसके आसपास का माहौल बदल गया। उसने नीचे देखा और अपना सिर झुका लिया और लू टिंगजियाओ के सामने खड़ी हो गई। न तो हिली और न ही एक शब्द बोला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसने मन ही मन 10 तक उल्टी गिनती गिन ली। इस दौरान लू टिंगजियाओ ने लड़की के उदास व्यवहार को देखा और उसे इतना निराश होने देने का उसका दिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी कठोर अभिव्यक्ति बनाए रखी और हिलने का इरादा नहीं किया। अगले ही पल जब निंगशी ने फिर से अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल और गीली थीं और आंसू बह रहे थे जो गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी समय लड़की की आवाज भारी हो गई और वह अपनी सामान्य अवस्था से अलग कमजोर हो गई। वह धीरे धीरे पत्थर जैसे दिखने वाले लू टिंगजियाओ के पास गई और उसके करीब पहुंची। फिर उसने अपनी 2 उंगलियों से उसकी आस्तीन हल्के से खींची। लू टिंगजियाओ, क्या ये सच में नामुमकिन है? लू टिंगजियाओ के ठंडे चेहरे पर तुरंत ही गर्माहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह अभी भी कसा हुआ और दृढ़ था। नहीं कर सकता निंगशी, मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकता हूँ, बस यह नहीं। तुरंत ही निंगशी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दयनीय स्वर में विनती की, लू टिंगजियाओ प्लीज, मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगी, ठीक है? लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, ठीक है। निंगशी हैरान रह गई। ठीक है, आखिरकार वह शैतान से निपट रही थी और उसने खुद को पहले से ही एक दुखद नाटकीय श्रृंखला के लिए तैयार कर लिया था। उसने अपनी तैयारी का बस 1% ही इस्तेमाल किया था और अभी तक अपनी मोहक चालें भी नहीं चली थीं। अब सब ठीक था, बॉस को हराने के लिए उसे बस कुछ नए हुनर इस्तेमाल करने पड़े। सिस्टम में जरूर कोई बग होगा। निंगशी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और वह इतनी उत्साहित थी कि खुशी से उछल पड़ी। बिग बॉस, आप सहमत हैं? आप सचमुच सहमत हैं? लू टिंगजियाओ का चेहरा ऐसा सख्त हो गया मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि उसने क्या मान लिया है। फिर उसने भौहें चढ़ाकर लाचारी से कहा, क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ? निंगशी चिंतित थी। बिल्कुल नहीं, एक बार वादा करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगर तुम इसे वापस ले लोगे तो मैं तब तक रोऊंगी जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगी। लू टिंगजियाओ ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। दरअसल जिस क्षण उसके आंसू गिरे वह पहले से ही जानता था कि वह अब भी उसे अनुमति देने के लिए संघर्ष क्यों करेगा। दरअसल वह जानता था कि वह शायद नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी उसके पास उसका विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी। वह अपनी समझदारी को पूरी तरह से खत्म होते देख ही नहीं पा रहा था। निंगशी को उस पल बस यही अफसोस था कि वो लू टिंगजियाओ को एक बड़ा सा चुंबन देने के लिए दौड़ नहीं सकी और उसने उत्साह से कहा, वाह, बिग बॉस अमर रहें। बिग बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा नेता पाना शायद मेरे पिछले जन्म का नहीं, मेरे पिछले 10 जन्मों का अच्छा कर्म था। आपके लिए मेरा सम्मान पहाड़ों और नदियों जितना ऊंचा है। लू टिंगजियाओ मुस्कुराई और लाचारी से उसे रोका, ठीक है, अब मुझे खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो बस मुझे ही पास कर दिया है। अगर तुम बाद में ऑडिशन में फेल हो गई तो मैं तुम्हारे लिए कोई पिछला दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी, समझी? ऑडिशन में फेल? बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मान जाओ सब ठीक है। अगर मैं बिग बॉस को हरा सकती हूँ तो क्या मैं बाकी छोटे मिनियंस को नहीं हरा पाऊंगी? निंगशी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जब उसने लड़की को बहुत खुश देखा तो लू टिंगजियाओ की चिंता का सारा कण भी गायब हो गया। ठीक है, वो ड्रामा क्रू से कह सकता था कि उस पर ध्यान से नजर रखें। वैसे भी वो अपने काम में कभी नई नहीं रही, तो फिर वो प्यार के नाम पर उसे क्यों रोके रखे। अध्याय 420, विशेष कार्य। अध्याय 420, विशेष कार्य। अगली सुबह प्लेटिनम पैलेस निवास प्रवेश द्वार पर एक काले रंग की मर्सिडीज मेबैक कार सामने आई, जिसके प्रवेश द्वार के बाहर चेंग फेंग और 4 अंगरक्षक इंतजार कर रहे थे। सबसे लंबा अंगरक्षक, जो ईमानदार और भोला लग रहा था, चेंग फेंग से पूछे बिना नहीं रह सका, सहायक चेंग, बॉस इस बार अमेरिका क्यों जाना चाहता है? वास्तव में वह निरीक्षण के लिए फिलाडेल्फिया जैसी अराजक जगह पर क्यों जा रहा है? क्या वह ये काम किसी और को नहीं सौंप सकता? क्या वह प्रसंस्करण संयंत्र वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? जब उसने इस मुलाकात के मकसद के बारे में सोचा तो चेंग फेंग की आंखों में कुछ कौंधा। फिर उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो दिन भर बेकार की बातें मत सोचा करो। क्या तुम्हें ये अंदाजा लगाने की भी है कि बॉस क्या सोच रहे हैं?
बस उनके हुक्म का पालन करो। बड़े आदमी ने अपना सिर खुजलाया और महसूस किया कि चेंग फेंग ने जो कहा वह सही था। ओह, समझ गया, धन्यवाद सहायक चेंग। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, कार के सामने खड़ा एक दुबला पतला अंगरक्षक अचानक दबी जबान में गाली देते हुए अधीरता से चेंग फेंग के पास गया। मैं नहीं कर सकता, मैं अब और नहीं रोक सकता। मुझे बॉस को ढूंढना होगा और उसे अपने आदेश वापस लेने के लिए कहना होगा। चेंग फेंग ने उस युवक की ओर देखा जो बोला, क्या आदेश है? उस युवक का नाम शी शियाओ था और अंगरक्षकों में उसका युद्ध कौशल सबसे अच्छा था, जिससे वह सबसे ऊंचा दर्जा रखता था। कहा जा सकता है कि वह लू टिंगजियाओ के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक था। यदि यह उसके लिए आदेश था तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात होगी। शी शियाओ ने हमेशा लू टिंगजियाओ के सभी आदेशों का पालन किया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या था जिसने उसे वास्तव में अवज्ञा करने के लिए प्रेरित किया? शी शियाओ ने सिगरेट जलाई और आगे कहा, कल आधी रात को अचानक बॉस का फोन आया और मुझे लगा कि कोई जरूरी बात है। कौन जाने, वो मुझे कुछ समय के लिए ड्रामा टीम में जाकर एक महिला की सुरक्षा का जिम्मा संभालने को कह रहे हूँ। उफ़, मुझे कई बार मौत के करीब से गुजरना पड़ा है और मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से इस काम के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित हूँ। ये सब किसी अनजान महिला की सुरक्षा तक कैसे सीमित हो सकता है? शी जियाओ, चुप रहो, क्या तुम मरना चाहते हो? चेंग फेंग ने घबराहट से दरवाजे की ओर देखा। अगर तुमने बॉस को ये बात सुना दी तो मरने के लिए तैयार रहो। शी शियाओ स्थिति की अनुचितता से नाखुश थे और उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी सुंदरता के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस महिला में ऐसा क्या खास है जिसने बॉस को इतना मोहित कर लिया। चेंग फेंग जानता था कि ये लोग बंदूकों और चाकुओं के साथ खिलवाड़ करने के आदी हैं और खुफिया जानकारी उनकी विशेषता नहीं है, इसलिए वह केवल धैर्य रख सकता था और समझा सकता था। शी शियाओ, मेरी सलाह सुनो। ये शब्द फिर कभी मत कहना और केवल आदेशों का पालन करना। शी शियाओ ने अपमानित महसूस किया और अधीरता से हाथ हिलाया। मुझे अन्य आदेशों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे नहीं। मुझे परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मैं निश्चित रूप से किसी ऐसी अभिनेत्री की रक्षा नहीं करूंगा जो केवल फ्लर्ट करना जानती है। संयोगवश जैसे ही शी शियाओ ने घोषणा की, लू टिंगजियाओ काले वस्त्र पहने हुए धीरे धीरे अपने निवास से बाहर निकल आया। शी शियाओ तुरंत दौड़कर आया और बोला, बॉस, मुझे आपसे कुछ परामर्श लेना है। चेंग फेंग उसे समय पर रोक नहीं सका, इसलिए वह केवल अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा सका और उस नौसिखिए को शुभकामनाएं दे सका। लू टिंगजियाओ ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, बोलो। उस समय लू टिंगजियाओ की बर्फीली आंखों ने शी शियाओ को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके दिल में जो अपमान उसने गहराई से महसूस किया था, उसने उसे अभी भी यह कहने पर मजबूर कर दिया, आपने कल रात जो आदेश दिया था मैं उसका पालन नहीं कर सकता। हर कोई शी जियाओ की ओर से ठंडे पसीने में डूब गया। जब उन्हें लगा कि बॉस गुस्से से भड़कने वाला है, लू टिंगजियाओ ने अचानक कुछ नहीं कहा। उसने बस शी जियाओ के पीछे खड़े बड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, शियोंग शे, तुम शी जियाओ की जगह लोगे? शियोंग जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना सिर खुजलाया और आदेशों का पालन किया। हाँ, बॉस। ये देखकर कि समस्या हल हो गई है, चेंग फेंग जल्दी से लू टिंगजियाओ के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। एक बार जब लू टिंगजियाओ कार में बैठ गया तो चेंग फेंग ने बड़े अंगरक्षक के कंधे को थपथपाया और विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। भाग्य निश्चित रूप से मूर्ख पर चमक गया कि अगर एक दिन शी जियाओ को पता चले कि बॉस ने उसे महिला बॉस की सुरक्षा करने जैसा महत्वपूर्ण काम दिया है जिसे उसने अस्वीकार कर दिया है, तो उसे खून उगलने तक का पछतावा होगा। अध्याय 421 निंगशी की जन्मतिथि। अध्याय 421 निंगशी की जन्मतिथि। फाहुआ मंदिर में दूसरे दिन लू चोंगशान के साथ चर्चा करने के बाद यान रुई ने एक सुबह मंदिर जाने के लिए कुछ समय निकाला। यह मंदिर अपनी शुभता के लिए जाना जाता था और सुबह सुबह ही यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। यान रुई ने अगरबत्ती जलाई और हॉल में इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक साधु दोनों हथेलियां जोड़े हुए आया और बोला, अमिताभ, और उसने उसका अभिवादन करते हुए कहा, दानी यान, आप आ गई। यान रुई ने शिष्टाचार का पालन किया और फिर घबराहट से कहा, छोटे मास्टर, मैं सोच रहा था कि मास्टर जुआनजिंग क्या कहना चाहते हैं। मठाधीश हॉल के अंदर इंतजार कर रहे हैं। दानदाता यान, कृपया मेरे पीछे आइए। छोटे भिक्षु ने उत्तर दिया। तो मास्टर जुआनजिंग सहमत हो गए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। यान रुई ने समाजसेवियों की जन्मतिथियों का एक ढेर उठाया और खुशी खुशी भिक्षु के पीछे पीछे पिछवाड़े में स्थित ध्यान केंद्र की ओर चल पड़ा। आंगन के अंदर घास और कंकड़ पत्थर के रास्ते थे और एक छोर पर लाल पीपल के पेड़ थे। सामने कमल के तालाब में कई बगुले खड़े पंख फड़फड़ा रहे थे। जब उसने उस शांत छोटे से आंगन को देखा तो उसका मन और भी शांत हो गया। जब वे जुआनजिंग के ध्यान निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो छोटा भिक्षु स्थिर खड़ा रहा और गंभीरता से घोषणा की, एबॉट, दाता यान यहाँ है। कुछ ही देर बाद दूसर वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु लाठी के सहारे बाहर निकला। उसका आकर्षण और आभामंडल इतना अद्भुत था मानो वह इस दुनिया का ही न हो। दानदाता यान, इस बूढ़े भिक्षु में स्वागत करने की कमी है। गुरु, आप बहुत दयालु हो रहे हैं। हमने आपको इस बार इतनी छोटी सी बात के लिए बुद्ध के साथ बिताए अपने समय का उपयोग करने के लिए बहुत परेशान किया है। जैसे ही उसने बूढ़े भिक्षु को देखा और उसकी प्रबल आभा को महसूस किया, यान रुई ने तुरंत उस पर भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसे गुरु जुआनजिंग मिले। वह एक बार लॉन्ग फानाइन से मिली थी और पिछली बार उसे लगा था कि वह बहुत कुशल है।
अब जब वह मास्टर जुवान जिंग से मिली थी तो उसे एहसास हुआ कि लॉन्ग फानाइन बहुत उतावला और जल्दबाज है। दानकर्ता यान, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये बूढ़ा भिक्षु तो बस उचित सहायता दे रहा है। आप और दानकर्ता लू हर साल बुद्ध के स्वर्ण शरीर की मरम्मत और गरीबों की सहायता के लिए शुभ धूपदान में दान करते हैं। यही सच्चा दान है। मास्टर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। कुछ और छोटी मोटी बातचीत के बाद वे काम पर लग गए। यान रूई ने अपने बैग से जन्मतिथियों का ढेर निकाला और उसे छोटी मेज पर रख दिया। फिर उसने लू टिंगजियाओ की जन्मतिथि वाला एक कागज निकाला और कहा, गुरुजी, ये सब यहाँ हैं। मुझे आपको इन्हें सरसरी तौर पर देखने के लिए परेशान करना पड़ रहा है। जुवान जिंग ने सिर हिलाया और जन्मतिथियां उठाकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। यान रूई ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर इंतजार करने लगी। जुवान जिंग ने हर एक को देखा और उसके पीछे नोटेशन बना दिए। कुछ ही देर बाद आखिरकार उसने सभी जन्मतिथियां देख लीं। जब उसने देखा कि जुवान जिंग के हाव भाव शुरू से आखिर तक ज्यादा नहीं बदले तो यान रूई थोड़ी चिंतित हुई। उसने पूछा, गुरुजी, इन लड़कियों में से क्या कोई ऐसी जन्मतिथि थी जो खास तौर पर अच्छी हो या हमारी टिंगजियाओ के साथ खास तौर पर मेल खाती हो? मास्टर जुवान जिंग ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया और घोषणा की, कोई नहीं है। इसका मतलब था कि ये सभी लड़कियां साधारण थीं। हालांकि उनमें से किसी में भी कोई खास मेल नहीं था, फिर भी क्या कोई एक भी मेल नहीं खाती थी? जब यान रूई ने ये सुना तो वह थोड़ी निराश हुई। उसने अनिच्छा से गुरु की लिखी हुई टिप्पणियों को देखा और महसूस किया कि न केवल वे सभी साधारण थे बल्कि वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो बाकियों से ज्यादा उत्कृष्ट हो। यान रूई बार बार कागज के हर टुकड़े को पलटकर उन पर लिखी टिप्पणियां देखती रही। फिर आखिरकार अपने बेटे की किस्मत को स्वीकार करते हुए जन्मतिथियां एक तरफ रख दी। उसने बेसुध होकर सिर हिलाया, मैंने आपको परेशान कर दिया है गुरुजी। दाता यान, चिंता मत करो। तो फिर गुरुजी, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। यान रूई जाने को तैयार ही थी कि उसके कदम रुक गए। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके बैग में अभी भी एक और व्यक्ति की जन्मतिथि है। यह निंग शी नाम की उस लड़की का था। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की की जन्मतिथि भी ले ली थी। अब क्या उसे मास्टर को इसे देखने देना चाहिए? अध्याय 422। ये जन्म कुंडली। अध्याय 422। ये जन्म कुंडली। हालांकि अगर लू चोंगशान को पता चल जाता कि वह मूल्यांकन के लिए लड़की की जन्मतिथि भी लेकर आई है तो वह निश्चित रूप से फिर से गुस्से में आ जाता। यान रूई दुविधा में थी। उसने जन्मतिथि देखने के लिए अपनी जन्मतिथि निकाली और समझ नहीं पा रही थी कि क्या फैसला ले। जब उसने देखा कि वह ठीक नहीं दिख रही है तो जुवान जिंग ने पूछा, दाता यान, क्या कुछ और अनसुलझा है? यान रूई को होश आया और वह घबरा गई जब उसने जन्मतिथि वाली शीट वापस रखने की कोशिश की। हालांकि उसे अभी भी डर था कि अगर लू चोंगशान को पता चल गया तो वह नाराज हो जाएगा और उसे लगा कि लड़की का मूल्यांकन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी, आप जाए और अपने दूसरे काम निपटाए। फिर वह मुड़कर चली गई। जल्दबाजी में उसके बैग से एक भूरा कागज उड़कर फर्श पर गिर गया। यान रूई को ध्यान नहीं आया और वह अभी भी चली जा रही थी। उसके पीछे जुवान जिंग उसे उठाने के लिए नीचे झुका। दाता यान, जरा रुकिए, आपसे कुछ गिर गया है। ऐसा कहते हुए जुवान जिंग ने स्पष्ट रूप से आश्चर्य से कागज पर जन्मतिथि को देखा और उसके शब्द रुक गए, ये जन्म कुंडली। यान रूई ने पीछे से गुरु की आवाज सुनी और जल्दी से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि गुरु ने निंग शी की जन्मतिथि हाथ में पकड़ी हुई थी और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। यान रूई ने ये देखा और उसका दिल कुछ धड़कने रुक गया। मास्टर, ये जन्मतिथि कैसी है? अन्य जन्मतिथियों को देखकर पहले दिखाए गए आत्मविश्वास से अलग जुवान जिंग ने निंग शी की जन्मतिथि को लंबे समय तक देखने से पहले कहा, दाता यान, क्या आप मुझे अपने बेटे की जन्मतिथि दे सकते हैं ताकि मैं उसे दोबारा देख सकूं? बिल्कुल कर सकती हो, यान रूई ने कहा और झट से लू टिंगजियाओ की जन्मतिथि निकालकर दोनों हाथों से जुवान जिंग को थमा दी। साथ ही उसका दिल चिंता से भर गया। जुवान जिंग ने दोनों की जन्मतिथियां उठाकर छोटी मेज पर रख दी। फिर वह ध्यान से उनका मूल्यांकन करने लगा। यान रूई घबराकर प्रतीक्षा करने के लिए एक तरफ खड़ी हो गई और उसे चिंता होने लगी। मालिक के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। क्या ये औरत टिंगजियाओ के लिए बहुत बड़ी अपशकुन थी और उसे नुकसान पहुंचा सकती थी? काफी देर बाद जुवान जिंग ने आखिरकार कहा, इस जन्म कुंडली में अकेलेपन के संकेत हैं। एक लूटी हुई जिंदगी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला है। यह व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने बेटे को अपशकुन देगा और अपने पति को मार डालेगा और उसे हमेशा के लिए अकेले रहना तय है। यान रूई पढ़ने की आवाज सुनकर पीला पड़ गया। क्या ये शैतान लोन स्टार नहीं है? हे भगवान, उसके बेटे को बदकिस्मत बनाओ और उसके पति टिंगजियाओ लिटिल ट्रेजर को मार डालो। यान रूई अभी भी गहरे सदमे में थी जब जुवान जिंग ने अचानक पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको याद है कि कई साल पहले मैंने आपके बेटे को एक समान जन्म तिथि की जांच करने में मदद की थी? मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। ये सुनते ही यान रूई का चेहरा डर से भर गया। उस साल टिंगजियाओ की जन्म कुंडली पढ़ना भयानक खतरों से भरा था। जुवान जिंग ने आगे कहा, जहाँ कहीं भी खतरनाक नियति मंडरा रही हो वहाँ खतरे से लड़ना जरूरी है। जब पांचों तत्व खतरे में हों तो अकेला भाग्य बनता है। जैसा कि कहा जाता है, सभी पांचों तत्वों में सामंजस्य बिठाना और सर्वांगीण होना कठिन है। खतरे के बिना लंबी जिंदगी और सिर पर छत की गारंटी है, लेकिन जब खतरे के तत्व एक साथ आ जाते हैं तो अपशकुन का परिजनों तक पहुंचना लाजमी है और उन्हें बुढ़ापे तक अकेले रहना ही होगा।
ये बात सभी जानते हैं, लेकिन मास्टर 5 साल पहले लिटिल ट्रेजर मिलने के बाद क्या आपने नहीं कहा था कि हमारे टिंगजियाओ के भाग्य में एक सफलता मिली है? यान रुई ने उत्सुकता से पूछा। जुआन जिंग ने सिर हिलाया। वास्तव में 5 साल पहले एक सफलता के संकेत मिले थे। तो फिर टिंगजियाओ के जन्मदिन का इस महिला के डेविल लोन स्टार भाग्य से क्या संबंध है? जुआन जिंग ने उसे रहस्यमयी नजरों से देखा। इस लड़की की जन्म कुंडली संयोग से आपके बेटे की कुंडली के समान ही है। 5 साल पहले इसमें भी अचानक बदलाव आना शुरू हो गया था। बदल गया? यान रुई घबरा गई और खुद को रोक नहीं पाई और उससे आग्रह किया, मास्टर कृपया अब और गोलमोल बातें मत करो। इस औरत का असल में क्या हश्र होगा? क्या यह मेरे टिंगजियाओ के लिए अपशकुन होगा? अध्याय 425 तुलना से परे सौभाग्य। अध्याय 425 तुलना से परे सौभाग्य। यान रुई ने स्पष्ट रूप से सबसे बुरे के लिए तैयारी की थी जब उसने घबराहट से पूछा, मास्टर क्या आपके पास इसे हल करने का कोई तरीका है? जब तक आप मेरे बेटे के बुरे भाग्य को हल कर सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जुआन जिंग ने अपना सिर हिलाया और सांत्वना दी, दाता यान आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कृपया इस बूढ़े भिक्षु की बात धीरे धीरे सुने। उसे चिंता थी कि यान रुई उसे समझ नहीं पाएगी, इसलिए जुआन जिंग ने उसे आम भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की। इस चित्र से इस लड़की का भाग्य एक शैतानी लोन स्टार जैसा है। हालांकि दाता यान, अगर इस भाग्य वाले किसी व्यक्ति का जीवन दीर्घायु और प्रबुद्ध आत्मिक आत्माओं से धन्य है तो उनका भाग्य अच्छा हो सकता है, या वे बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए अधिक दान पुण्य कर सकते हैं और वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कड़ी मेहनत कर सकते हैं। उनका भाग्य भी बदल सकता है। यान रुई ने फिर से बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। वह जितनी भी चिंतित थी वह बस धैर्य रख सकती थी और चुपचाप सुन सकती थी। यान रुई की घबराई हुई निगाहों के सामने जुआन जिंग ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला, अगर मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा तो अब इस लड़की के भाग्य में प्रसिद्धि, समृद्धि और पारिवारिक खुशी है। तुलना से परे अच्छा भाग्य, एक समृद्ध पति और एक समृद्ध परिवार, कई बच्चों वाला भविष्य और भरपूर भाग्य। जब उसने मास्टर जुआन जिंग को लड़की के भाग्य की घोषणा करते सुना तो यान रुई तुरंत इतनी हैरान हो गई कि उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मास्टर आपने अभी क्या कहा? 1 सेकंड पहले वह शैतान लोन स्टार थी, तो अगले ही पल उसके पास तुलना से परे सौभाग्य, एक समृद्ध पति, एक समृद्ध परिवार, कई बच्चों वाला भविष्य और भरपूर भाग्य कैसे आ गया? जुआन जिंग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, सबसे दुर्लभ बात जो हुई है वह ये है कि जिस समय इस लड़की का भाग्य बदला वह आपके बेटे के साथ संयोग से हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों के बीच किसी न किसी तरह का संबंध रहा होगा। हालांकि इस परीक्षा में मेरे पास जो सीमित संसाधन हैं उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अगर ये लड़की और आपका बेटा विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। यान रुई हकलाते हुए बोली, आपका मतलब है कि न केवल इस लड़की की जन्मतिथि मेरे बेटे की जन्मतिथि से टकरा नहीं रही है, बल्कि वास्तव में ये सकारात्मक रूप से संगत है। सच में ऐसा ही है। मास्टर जुआन जिंग ने सिर हिलाया और फिर याद दिलाया, दुनिया जिस तरह चलती है उसका कोई एक रास्ता नहीं है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। रेखाचित्र हमें बस कुछ चीजों की झलक दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 साल पहले आपके बेटे का भाग्य अचानक बदल गया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेंगे और हर बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। फिर भी देखते रहिए कि आगे क्या होता है। अब मैं समझ गई। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। यान रुई के चेहरे पर कठोरता थी। जैसे ही उसने मेज पर रखी दोनों जन्मतिथियां लीं और चली गई। मंदिर से बाहर निकलने तक यान रुई को अभी भी अविश्वास था। उसने बहुत से समाजसेवियों को चुना था, वे सभी प्रथम श्रेणी की पृष्ठभूमि से थे और उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन अंत में निंग शी की जन्मतिथि ही सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा, जैसा कि गुरु ने पहले कहा था, ये सब अच्छी बातें थीं। लू परिवार के पुराने निवास पर लू चोंगशान लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। जब उसने यान रुई को वापस आते देखा तो उसने ऊपर देखकर पूछा, कैसा रहा? यान रुई थकी हुई लग रही थी और उसने निंग शी की जन्मतिथि के अलावा बाकी सभी की जन्मतिथि उसे सौंप दी। मास्टर ने उनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी की है, आप स्वयं देख सकते हैं। सामान्य तौर पर भले ही उनमें से कोई भी विशेष रूप से मनहूस नहीं है, कोई भी संगत नहीं है। लू चोंगशान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसकी उम्मीद की थी और उसने ध्यान भटकते हुए उनकी ओर देखा। जब तक वे मनहूस नहीं हैं, तब तक सब ठीक है। जब उसने लू चोंगशान को सोशलाइट्स की जन्मतिथियां देखते हुए देखा तो यान रुई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कई बार खुद को रोक लिया। क्या उसे निंग शी के बारे में बताना चाहिए या नहीं? मास्टर ने निंग शी और टिंगजियाओ की जोड़ी को स्वर्ग में बना हुआ बताया था। इसके बावजूद मास्टर ने ये भी कहा था कि कुछ भी पूर्ण नहीं है। लू चोंगशान के व्यक्तित्व को जानते हुए अगर उसे पता चलता कि उसने निंग शी की जन्मतिथि भी गुप्त रूप से जांच ली है तो न केवल वह उसे डांटता बल्कि शायद उस पर विश्वास भी नहीं करता। जब यान रुई ने इस बारे में सोचा तो उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया, कोई बात नहीं, अगर वह कुछ भी कहने से पहले देख ले तो बहुत देर नहीं होगी।